तालियां बजाकर हम स्वागत करते हैं और हमारे अतिथियों को बड़े आदर और सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री उमेदी लाल जी मीणा साहब, आप पधारे और मंच आके, और मैं आदरणीय मेघराज मीणा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि साहब को लेकर के मंच पर पधारें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे MR मीणा साहब, महाप्रबंधक DICC अलवर, और मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री उमेदी लाल जी मीणा, सीनियर RAS, भूप्रबंध अधिकारी, शहर राजस्व वकील अधिकारी अलवर। मेरा अगला निमंत्रण श्री श्यामलाल जी साटोलिया जी से है, जिला रोजगार अधिकारी, आप पधारे और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अमित कुमार जी LDM साहब से, मेरा LDM साहब से रिक्वेस्ट। उप क्षेत्रीय प्रबंधक आदरणीय श्री VM शर्मा जी, आपसे मेरा निवेदन कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। क्षेत्रीय प्रबंधक आदरणीय श्री परेश सक्सेना जी, आपसे मेरा निवेदन। श्री मनीष गोयल जी, उपाध्यक्ष अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। श्री RN मिश्रा जी, राजस्थान विद्युत निगम। मंच पर आमंत्रण करने के बाद मैं एक बार पुनः प्रश्न दूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय और हमारे समारोह अध्यक्ष महोदय, मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर हमारे आज के इस कार्यक्रम का आगाज करें। अन्य सभी अतिथि अध्यक्ष महोदय एवं समस्त हमारे अन्य अतिथिगण, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात अब हम हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा, और हम सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे डिप्टी डायरेक्टर श्री गणेश जी शर्मा साहब को, यहाँ आए और हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय का पुष्प पादक भेंट कर उनका स्वागत करें। मेरा अगला निमंत्रण सहायक निदेशक संजय प्रधान जी से है कि आप पधारे और हमारे आदरणीय संयुक्त निदेशक एवं महाप्रबंधक DIC साहब श्री मेघराज मीणा साहब का, जो कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं एक बार DD सर को पुनः कष्ट दे रहा हूँ। आदरणीय गणेश जी शर्मा साहब, आप श्री श्यामलाल जी साटोलिया साहब, जिला रोजगार अधिकारी महोदय का पुष्प पादक भेंट स्वागत है।
श्री मनीष जिगर, जिला उद्योग अधिकारी, आप पधारे और आप एलडीएम साहब का श्री अमित कुमार जी का पुष्प पादक भेंट कर स्वागत करें। मेरा अगला निमंत्रण श्री भंवरलाल जी सैनी, उद्योग प्रसार अधिकारी, आप आए और आप श्री वीएन शर्मा जी, उप क्षेत्रीय प्रबंधक साहब का पुष्प पादक भेंट कर स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री शंकर लाल जी वशिष्ठ, सहायक लेखा अधिकारी, आप आए और आप क्षेत्रीय प्रबंधक श्री परेश सक्सेना जी का पुष्प पादक भेंट कर स्वागत करें। श्री राजेश कुमार जी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, आप पधारे और श्री मनीष गोयल जी, उपाध्यक्ष अर्बन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पुष्प पादक भेंट कर स्वागत करें। श्री के शर्मा जी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आप आए और आप आर.एन. मिश्रा जी, राजस्थान वित्त निगम, आपका पुष्प पादक भेंट कर स्वागत करें। श्री वेद प्रकाश जी शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, आप पधारे और आप अमित जी विराजे हैं, अमित श्याम मुखर्जी, सचिव हैं अल्बर्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनका नीचे विराजे हैं। समाज या राज्य या देश का विकास, पूर्ण विकास जिसको अपन कहते हैं, वो तभी संभव हो पाता है जब उसका सभी तरफ से समान विकास हो। हम इंसान के शरीर को ही देख लें तो इस शरीर का भी विकास अगर प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, कोई अंग किधर और कोई अंग किधर होगा तो इंसान कैसा होगा, हम इसकी कल्पना कर सकते हैं। तो इस स्टेट की और देश की कल्पना आप करें कि समाज के कुछ लोग पिछड़े रह जाएं और कुछ लोग आगे बढ़ जाएं और उनका राज्य के विकास में या उद्यम में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं हो, तो बड़ी एक अंतराल, एक गैप पैदा हो जाता है। तो आज की कार्यशाला इसी को समर्पित है, जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का यही कथन था कि हम सब मिलकर के विकास करेंगे तो हम कहीं पिछड़े ना रह जाएं, इसलिए हमको अपने कार्य क्षेत्र में एक उद्यम के रूप में विकसित करने का आज का एक संकल्प है। और इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र अलवर ने आयोजित की है। तो इस बहुत अच्छे कदम के लिए एक बार जोरदार तालियां। और अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ, क्योंकि आप आज डबल भूमिका में हैं, श्री हमारे मीणा साहब, आप हमारे समारोह अध्यक्ष भी हैं और इस कार्यक्रम के मेन आयोजक भी हैं, बड़े आदर से आमंत्रित कर रहा हूँ। वही स्वागत उद्बोधन। सभी को मेरा नमस्कार। आज के जिला स्तरीय कार्यशाला के मुख्य अतिथि श्री उमेदीलाल मीणा जी, प्रबंधक अधिकारी, मनसा सिंह क्षेत्रीय प्रबंधक श्री परेश सक्सेना जी, पीएसपी से पधारे एलडीएम साहब, आरएफसी से क्षेत्रीय प्रबंधक श्री आर.एन. शर्मा जी, बीआरकेजीबी के उप क्षेत्रीय प्रबंधक श्री वीएन शर्मा जी, जिला रोजगार कार्यालय से पधारे सहायक निदेशक श्री श्यामलाल साठोलिया जी, श्री मनीष गोयल जी, उपाध्यक्ष अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अलवर, और मीडिया से पधारे सभी पत्रकार बंधु एवं सभी युवा उद्यमियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना की जो आज जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला रखी गई है, इसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज की कार्यशाला में जो मनसा सिंह जो पदाधिकारी हैं, सब अपने विभागों की जानकारी देंगे। मैं आपको बता दूं कि ये ST/SC संवर्ग को शपथ देने के लिए राजस्थान सरकार की बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है। इसके अंतर्गत 6 से 9% इंटर सब्सिडी का प्रावधान है और
प्रोजेक्ट लागत की 25% ब्याज अनुदान का प्रावधान है और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान का प्रावधान है। इस योजना में 10 लाख रुपए तक गारंटी का बैंक कोई लेते नहीं है। यदि 10 लाख रुपए से ऊपर कोई भी आप में से लोन लेना चाहता है तो उसमें जो CGT MSE स्कीम है उसमें जो फीस या सर्विस चार्जेस बैंक लेते हैं उसका भी राज्य सरकार पुनर्भरण करेगी। तो आज की जो ये कार्यशाला है वो ST/SC संवर्ग को शपथ देने के लिए रखी गई है और इसमें हम PPT के माध्यम से आपको पूरी स्कीम दिखाएंगे और जो भी आप में से इच्छुक है वो ऑन स्पॉट यदि आवेदन करना चाहे तो हमने काउंटर पे व्यवस्था की है। आप आपका मैनुअल आवेदन कर सकते हो। जिला उद्योग केंद्र आपकी पूरी मदद करेगा। आज आवेदन कर सकते हो। जानकारी लेने के बाद जिला उद्योग केंद्र में मैनुअल आप कभी भी आके आवेदन कर सकते हो। इस स्कीम में अभी तक हमको 30 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें से बैंकों द्वारा 3 का सैंक्शन कर दिया है और आपको जानकर हर्ष होगा कि यहाँ उनमें से बैठे हैं सीताराम मीणा जी जिनका 2.25 करोड़ रुपए का SBI बैंक ने लोन फाइनेंस किया है। तो राज्य सरकार का इस योजना को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य ST/SC संवर्ग को शपथ देना है। तो राज्य सरकार आपके साथ है, जिला उद्योग केंद्र आपके साथ है। आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हम लोगों के भाई कॉल लेटर कहाँ से दें, तो कॉल लेटर का जो सर्विस चार्जेज बैंक लेते हैं उसका भी पुनर्भरण राज्य सरकार कर रही है। अतः मैं इस मंच के माध्यम से आपसे आह्वान करूंगा कि इस योजना में अधिक से अधिक आप लोग लाभ लें। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो बैंक के अधिकारी भी बैठे हैं क्योंकि बैंक के माध्यम से ही ये स्कीम संचालित होगी और जिला उद्योग केंद्र RFC RICO सभी लोग हैं यहाँ। तो आपसे सभी रूबरू होंगे, अपनी सारी बातें करेंगे और जब ये सत्र हो जाए तो आपके कोई जो भी प्रश्न बनते हैं तो उनका भी हम जवाब देंगे। मैं पुनः आप सभी का इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय महाप्रबंधक जी। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि ये बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए जो भी यहाँ पर विराजे हैं कि एक ही छत के नीचे आपको तमाम तरह की विधाओं की जानकारी, तमाम तरह की सुविधाओं की जानकारी और उद्योग को लगाने और उसको कैसे चलाने हैं वो तमाम जानकारी आपको यहाँ उपलब्ध कराई गई है। ना ही केवल उपलब्ध करा रहे हैं बल्कि आपको अप्लाई करने के लिए भी आपको मोटिवेट कर रहे हैं। एक गाना है, आप में से किस किस ने सुना है, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, सुना है सबने? तो आपको थोड़ी सी लिफ्ट कराई जा रही है राज्य सरकार की तरफ से, थोड़ा सा आपको ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाए। तो आप सब लोग आप इसके लिए तैयार हैं? हाँ या ना? यस, ये दोस्त चाहिए। और मैं इस कार्यशाला को आगे गति देने के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ उप निदेशक उद्योग एवं वाणिज्य श्री गणेश जी शर्मा साहब। आप आए और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना के बारे में परिचय प्रदान। आदरणीय मंच और पूरे जिले से पधारे हुए हमारे भावी उद्यमी, जो राजस्थान सरकार की स्कीम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना को भावी रूप देंगे उसके लिए पधारे हैं। साथियों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम से ये स्कीम हमारी सरकार ने शुरू की है और सरकार का विजन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करना है।
आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब संविधान के निर्माता रहे हैं और संविधान में उन्होंने देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता कैसे स्थापित हो, उसका विजन रखा था। बाबा साहब का सपना था कि बिना आर्थिक विकास के, बिना आर्थिक उत्थान के सामाजिक और शैक्षणिक विकास नहीं हो सकता, सामाजिक और राजनीतिक विकास नहीं हो सकता। हमने संविधान में दलितों, वंचितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं आदि के समग्र विकास के लिए प्रयास किया है। उसी की कड़ी में इन वर्गों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के लिए यह स्कीम हमारी सरकार ने शुरू की है, जिसका उद्देश्य यह है कि कमजोर वर्गों के लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि के साथ ही आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, उनको आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए, उनको राज्य की आय में, राज्य की जीडीपी में भागीदारी प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। मैं डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब दलितों, आदिवासियों के मसीहा नहीं थे। वो बहुत बड़े अर्थशास्त्र के विद्वान व्यक्ति थे। आप लोग जानते होंगे, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा कि बाबा साहब ने 1917 में एक पीएचडी की थी एंशिएंट इंडियन कॉमर्स, मतलब प्राचीन भारतीय वाणिज्य और व्यापार पर उन्होंने पीएचडी की थी। फिर उसके बाद में 1923 में डॉक्टर साहब का दूसरा थीसिस लिखा गया, इंडियन प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रूपी। आप सब लोग जानते होंगे कि भारतीय रुपये की समस्या पर उनका थीसिस लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखा गया था और उन्हीं की सिफारिश पर आप भारत का सबसे बड़ा बैंक, जिसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, ये बाबा साहब के सपनों का ही बैंक था। आपको पता होगा कि हिल्टन यंग समिति की सिफारिशों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, जिसका पूरा का पूरा ड्राफ्ट बाबा साहब ने रचा था। बाबा साहब के सपनों की वजह से ही आज हम केंद्रीय बैंक को देख रहे हैं और विश्व में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाता है। बाबा साहब का सपना था कि जब तक महिलाओं को और दलितों को उद्यमी नहीं बनाएंगे, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। बाबा साहब ने एक विजन रखा था कि हम लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से देश चलाना चाहते हैं और उसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने संविधान में कई संवैधानिक प्रावधान किए गए, जो आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में देखते होंगे, मूल अधिकारों में देखते होंगे और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी परिलक्षित होते हैं। बाबा साहब ने एक सपना ये रचा था कि हम राजनीतिक अधिकारों की बात करते हैं, सामाजिक अधिकारों की बात करते हैं, शैक्षणिक अधिकारों की बात करते हैं। ये अधिकार तभी प्राप्त हो सकते हैं जब हमें आर्थिक दृष्टि से उन्नत बनाया जाए, जब हमारे देश में जो वंचित वर्ग है उनको मुख्य धारा में लाया जाए। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार ने अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए, कमजोर वर्गों के प्रति कल्याण की भावना सार्थक करते हुए यह स्कीम शुरू की है। मैं पीपीटी के माध्यम से इस स्कीम्स के बारे में बताना चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक विकास में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह योजना 8 सितंबर
2022 से शुरू की गई है और 2027 तक ये स्कीम्स की अवधि निर्धारित है। इस स्कीम्स का लाभ राजस्थान के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं वे ले सकते हैं। साथ ही इसके लिए एक इन्होंने प्रावधान किया है कि यदि प्रोप्राइटर के रूप में वो आता है तो प्रोप्राइटर के रूप में तो उसके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही यदि वो कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी फर्म या कोई ट्रस्ट या कोऑपरेटिव सोसाइटी गठित करता है तो उस समिति में, उस संस्था में उस वर्ग की भागीदारी 51% से अधिक होनी चाहिए। मतलब एक अकेला व्यक्ति भी यह उद्यम स्थापित कर सकता है। दूसरा, यदि कोई कंपनी के रूप में भी इसका लाभ लेना चाहता है तो उसकी भागीदारी 51% से अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात, इसमें पात्रता की बात है कि कौन कौन सा कामकाज आप कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पात्र गतिविधियों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और ट्रेडिंग सेक्टर तीनों को इसमें शामिल किया गया है। मैं एक सामान्य भाषा में आपको बताऊं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में वह आता है कि जो कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से जो कच्चा माल प्राप्त होता है उसको यदि आप रूप में परिवर्तन करना चाह रहे हो तो वो भी निर्माण क्षेत्र कहलाता है। जैसे आप प्राथमिक क्षेत्र से गेहूं प्राप्त होता है आपको और गेहूं से आप आटा बनाना चाहते हो, मैदा बनाना चाहते हो तो ये विनिर्माण क्षेत्र होता है। ऐसे उद्योगों को भी इसमें शामिल किया गया है। सेवा क्षेत्र में वो उद्योग आते हैं जो मेंटेनेंस और रिपेयरिंग से जुड़े हुए हों या यूं कहें कि प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हो, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, जैसे रियल एस्टेट की सुविधा, एडवर्टाइजमेंट की सुविधा, एजुकेशन, हेल्थ, ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हो, वो सेवा क्षेत्र में आते हैं। और व्यापार क्षेत्र में आप सब लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग एक्टिविटीज करना जो लाभ के उद्देश्य से जो कामकाज किया जाता है वो ट्रेडिंग सेक्टर्स में आता है। मतलब देश और राज्य की सभी आर्थिक गतिविधियां जो विनिर्माण, सेवा और ट्रेडिंग से जुड़ी हुई हो वो सारी गतिविधियां इसमें शामिल है। आप यदि कोई नया कामकाज करना चाहते हो तो भी आप पात्रता रखते हो और आप यदि आपका काम पहले से ही चल रहा है उसको भी बढ़ाना चाहते हो तो उसमें भी विस्तार के लिए, आधुनिकीकरण के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। ये सुविधा इसमें दी है, बशर्ते इसमें कुछ गतिविधियों को अपात्र माना है। उन अपात्रता की श्रेणी में हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने या राजस्थान सरकार ने कोई ऐसी गतिविधि को प्रतिबंधित कर रखा हो जो अभी प्रतिबंधित है, उसमें इंडस्ट्रीज नहीं लगा सकते, उसमें हम लाभ नहीं दे सकते। दूसरा, हम सेकेंडरी सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, हम टर्शियरी सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, मतलब उद्योग और सेवा को प्रमोट कर रहे हैं। इसलिए प्राथमिक क्षेत्र कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना में नहीं आती है। यूं समझिए कि कृषि मतलब फसल उत्पादन करना चाहते हो, पशुपालन करना चाहते हो, मत्स्यिकी का पालन करना चाहते हो या फिर मुर्गी पालन करना चाहते हो तो इसमें नहीं है। केवल 2 ही गतिविधियां आपकी पात्र हैं, बाकी सारी की सारी गतिविधियां आपके इस स्कीम्स में शामिल है। आप नया काम कर सकते हो, आप विस्तार कर सकते हो। दूसरी बात ये आती है कि इसमें सबसे बड़ी बात यह है, बाबा साहब का एक सपना था कि यदि इस देश को बदलना चाहते हैं, इस देश का विकास करना चाहते हैं तो भू सुधार करना होगा, आपको भूमि की व्यवस्था को बदलना होगा। जो अंग्रेजों के जमाने की जो हमारी सिस्टम था, जो औपनिवेशिक मानसिकता हमें बनी हुई थी वो थी लैंड से। तो उस लैंड में बदलाव करने के लिए हमारी सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आप इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं तो एक सबसे बड़ी समस्या भूमि के रूप में आती है। कारण क्या है कि आज भी
हम उद्योगों की स्थापना करने के लिए हमारे पास में भूमि खुद की होनी चाहिए, तभी बैंक, अधिकांशतः बैंक ऋण प्रदान करते हैं, किराए पर भी देते हैं, लेकिन भूमि खुद की है तो आपको आसानी रहती है। इसमें सरकार ने यह प्रयास किया है कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में आप अपनी इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं और इंडस्ट्रीज में आपकी एग्रीकल्चर भूमि है तो 4000 स्क्वायर मीटर तक लैंड कन्वर्जन कराने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, यदि आप खाद्य प्रसंस्करण या कृषि प्रसंस्करण उद्योग लगाना चाहते हैं तो आपको 10,000 स्क्वायर मीटर तक की जमीन को कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है। ये काम किया। तीसरा, इस स्कीम्स में स्पेशली ये हुआ है कि भूमि की व्यवस्था के लिए दलित और आदिवासी समुदाय मूलतः पिछड़े वर्गों से हैं, वंचित वर्गों से हैं, तो वो आज की तारीख में भूमि की लागत सहन नहीं कर सकते। इसी भूमि की कॉस्ट को कम करने के लिए राजस्थान सरकार ने रीको के माध्यम से कुछ अभिनव प्रयास किए हैं, वो हमें बताने की जरूरत है। पहली बात तो यह है कि भूमि के मामले में रीको में अभी तक यदि कोई नया औद्योगिक क्षेत्र आवंटित होता था, नया औद्योगिक क्षेत्र में भूमि आवंटन किया जाता था, तो केवल SC, ST, दिव्यांगों, महिलाओं और एक्स सर्विसमैन, जैसे जहां तक मैं समझता हूं, उनको 2000 वर्ग मीटर तक का प्लॉट ही आवंटित होता था आरक्षित दरों पर, रिजर्व प्राइस पे, मतलब कम दरों पर। अब राजस्थान सरकार ने यह किया है कि रीको में यदि कोई नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होता है तो SC और ST उद्यमियों के लिए 4000 वर्ग मीटर तक का भूखंड आवंटित किया जा सकता है। दूसरा, इस स्कीम्स के माध्यम से राज्य सरकार ने यह प्रयास किया है कि अभी तक SC, ST या जो आरक्षित दूसरे वर्ग हैं, उनको कुल प्लॉटों में केवल 5% ही आरक्षण देना था। राजस्थान सरकार के अभिनव प्रयासों से इसको 6% कर दिया है, मतलब आप लोगों का दायरा बड़ा है। दूसरी बात, SC, ST के उद्यमियों को जो उस समय की जो नीलामी की रेट होती थी, जो रीको डिसाइडेड करता है, उसका भी 50% छूट SC, ST उद्यमियों के लिए राजस्थान सरकार दे रही है। मतलब जो लैंड आपकी यदि 20 लाख रुपए की आती थी, वो 10 लाख रुपए में SC, ST के उद्यमियों को राजस्थान सरकार देगी। और यही नहीं, राजस्थान सरकार ने यह प्रयास किया है कि भूमि की जब लागत आएगी तो आप लोन लेने बैंक जाएंगे, तो बैंक जाएंगे तो या फिर रीको से 3 माह की में आपको किस्त देनी होती है, उन किस्तों पर जो ब्याज लगेगा उस पे भी पूरी छूट राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही है, जो सबसे बड़ा हर्डल होता है एक इंडस्ट्री स्थापित करने में। तो मैं आपसे केवल यही चाहूंगा कि आप भूमि के संबंध में, हमारे यहाँ अलवर में कई इंडस्ट्रियल एरिया अभी अलॉटेड होने वाले हैं, जल्दी उनके बारे में रीको द्वारा जानकारी मिलेगी। यदि वो आवंटित होते हैं तो सबसे पहले आरक्षित दरों पर अपने भूखंड लीजिए और फिर राजस्थान सरकार की बिना ब्याज दरों वाली छूट का लाभ लीजिए। ये काम किया है। जब आपको भूमि मिल गई तो हम इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट कितने करोड़ तक का हम आपको लाभ दे सकते हैं, ये सुनिए साहब। ये जो स्कीम्स है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक तरीके से कॉम्बो प्लान है। आपने सुना होगा जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां कॉम्बो प्लान देती है, एक तरीके से राजस्थान सरकार ने भी कॉम्बो प्लान दिया है। वो कॉम्बो प्लान क्या है? आपने अभी तक उद्योगों से आप जुड़े हुए होंगे, तो उद्योगों में जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, यहाँ मनीष गोयल जी बैठे हैं, अमित शाम सुका जी बैठे हैं, ये यूं मानते हैं कि यदि भारत सरकार या राजस्थान सरकार हमें केवल मशीनरी पे भी 2% का भी ब्याज अनुदान दे दे, 3% का भी ब्याज अनुदान दे दे, तो हमारा काम हो जाएगा। अब आप सुनिए इनकी सरकार की स्कीम्स में क्या किया गया है। आपको केवल मशीनरी पे नहीं,
आपको कुल प्रोजेक्ट पे, जिसमें लैंड भी है, बिल्डिंग भी है, मशीनरी भी है और आपके कामकाज को चलाने के लिए दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यशील पूंजी भी है, उन सब पर सरकार ने ब्याज अनुदान भी दिया है और एक मुफ्त मार्जिन मनी अनुदान भी दिया है। ऐसी स्कीम्स राजस्थान नहीं, भारत में भी कहीं नहीं है। ऐसी स्कीम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उद्यम प्रोत्साहन योजना है। साथियों, इस स्कीम्स में 10 करोड़ तक के ऋण सुविधा प्रदान की गई है। 10 करोड़ तक के ऋण में यदि आप 25 लाख तक का ऋण लेते हैं तो आपको 9% ब्याज में छूट दी जाएगी। जैसे मान लीजिए आपका बैंक का ब्याज दर 10% है, तो राजस्थान सरकार मतलब जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र आपको 9% की छूट दे देगा। यदि आपका प्रोजेक्ट 25 लाख से ज्यादा है और 5 करोड़ तक का प्रोजेक्ट है तो उसमें हम 7% ब्याज अनुदान की छूट दे रहे हैं। यदि आपका प्रोजेक्ट 5 करोड़ से ज्यादा है और 10 करोड़ तक के बीच का है तो हम आपको 6% ब्याज अनुदान प्रदान कर रहे हैं। एक दूसरा, ये तो हुआ हमारा ब्याज अनुदान का कॉन्सेप्ट। दूसरा, हमने इसमें आपको कैपिटल सब्सिडी नहीं दी है। ये हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपका लोअर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, तो वो तो कहते हैं सर मशीनरी पे हमें सब्सिडी दे दो। इसमें आपको ओवरऑल सब्सिडी दी है। आपको कैपिटल मतलब मशीनरी पे भी है, लैंड पे भी है, बिल्डिंग पे भी है और कार्यशील पूंजी पर भी आपको सब्सिडी दी गई है। जितना प्रोजेक्ट है उसका 25% या 25 लाख अधिकतम की छूट एक मुफ्त राजस्थान सरकार आपको दे रही है। जैसे मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है, 1 करोड़ में से 25 लाख रुपया एक मुफ्त आपके खाते में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट के रूप में हम आपको जमा करवा देंगे। उस राशि पे न तो आपसे बैंक ब्याज लेगा और न ही आपको उस पर कोई ब्याज दे होगा। मतलब ब्याज दर आपकी ज्यादा होती है, इसलिए न तो उस पर ब्याज लिया जा रहा है, नहीं उस राशि तक का ब्याज दिया जाएगा। ये व्यवस्था आपको की है। 3 साल के बाद में आपके अकाउंट्स में उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। ये 2 काम उन्होंने किया है। तीसरा काम ये होता है कि सबसे बड़ी समस्या बैंकों में हम जाते हैं तो सिक्योरिटी की आती है। ये सिक्योरिटी की समस्या हर व्यक्ति को आती है और जो बैंकिंग ज्ञान रखता है वो अच्छी तरीके से जानता होगा कि बिना सिक्योरिटी के कोई भी बैंक आपको लोन नहीं करता। इसमें रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस है कि 10 लाख तक के ऋण पर बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी जमानत के बैंकों को ऋण देने का प्रावधान है। यदि 10 लाख से अबोव है और 2 करोड़ तक का ऋण है तो आपको केवल एक CGT MSC फीस होती है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज। भारत सरकार ने सिडबी के अंडर में फंड बनाया हुआ है 500 करोड़ का। उस 500 करोड़ से यदि बाई में आपका प्रोजेक्ट किसी वजह से पूरा नहीं हो पाता है तो वहां से रिम्बर्स कर दिया जाता है, लेकिन उसको ये फीस देनी पड़ती है और वो फीस आपके 0.75% से 3% तक हो सकती है। जैसे मान लो आपने 1 करोड़ का लोन लिया और 1 करोड़ के लोन पर आपको 3.25 लाख रुपए सालाना फीस देनी होती है। ये फीस भी आपको देने की जरूरत नहीं है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने सिडबी के साथ में MOU किया है और जिन बैंकों ने हमारी इस स्कीम्स में लाभ लिया है उनका CGT MSC फीस सीधे हम सिडबी के अकाउंट्स में जमा करा देंगे। ये राजस्थान सरकार का अभूतपूर्व प्रयास है और ऐसा नहीं है बैंकों के साथ, सिडबी के साथ हमारा MOU हुआ है और MOU के माध्यम से हमने ये काम किया है। तो ये सबसे बड़ी समस्या हमारी जो कि उसको सॉर्ट आउट किया गया है। इसमें दूसरी बात यह है कि आप यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं तो इसमें 10 करोड़ तक की ऋण सुविधा है और यदि आप सर्विस सेक्टर का कोई इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं तो इसमें 5 करोड़ तक की ऋण सुविधा दी गई है।
और यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 1 करोड़ तक की ऋण सुविधा इस स्कीम के माध्यम से दी जाती है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऋण होगा आपका, वो ऋण या तो टर्म लोन होगा पूरा का पूरा मशीनरी पे, बिल्डिंग पे, लैंड पे, या फिर यदि आप कंपोजिट लोन लेना चाहते हैं जिसमें कार्यशील पूंजी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी लेना चाहते हैं, तो इसमें यह कर दिया गया है कि यदि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में मैक्सिमम टोटल प्रोजेक्ट का 40% ही वर्किंग कैपिटल दी जाएगी। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि सरकार का विजन है, सरकार का उद्देश्य है, वो है रोजगार सृजन करना, और जब तक निवेश नहीं बढ़ेगा तब तक रोजगार नहीं बढ़ सकता। इसलिए सरकार का प्रयास यह है कि ज्यादा से ज्यादा टर्म लोन करें, ज्यादा से ज्यादा मशीनरी पर लोन करें, इसलिए यह व्यवस्था की गई है। लेकिन यदि आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो उसमें छूट दी गई है कि आपको 90% तक सीसी मिल सकते हैं। केवल 10% ही आपको टर्म लोन पे, फर्नीचर, फिक्चर्स पे खर्च करना पड़ेगा। यदि आप होलसेल के कोई थोक दुकान खोलना चाहते हैं तो और आपको 10 लाख के लोन की जरूरत है, तो आप 1 लाख रुपया केवल फर्नीचर फिक्चर पे खर्च कीजिए और 9 लाख रुपए का आप सामान ला सकते हैं। ये व्यवस्था राजस्थान सरकार ने की है। इसमें एक व्यवस्था और की गई है कि आप यदि लोन लेने जाते हो तो बैंक आपका अंशदान मांगता है। देखिए, बिना अंशदान के, बिना कंट्रीब्यूशन के कोई भी लोन अधूरा माना जाता है। तो इसलिए ये व्यवस्था की गई है कि यदि मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर की आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं तो कम से कम 10% बैंक में आपको जमा कराना होगा। और यदि आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो 15% आपका अंशदान होगा और 85% राशि बैंक के द्वारा लोन के रूप में दी जाएगी। तीसरी बात यह है कि ब्याज अनुदान का मामला मैंने आपको बता ही दिया है, और ये ब्याज अनुदान का जो मैटर है, ये आप हमसे किस प्रकार से रिम्बर्स करेंगे, ये चीजें मैं बताना चाहूंगा कि जब आपका लोन सैंक्शन हो जाता है और डिस्बर्स हो जाता है तो बैंक हमारे यहाँ मार्जिन मनी अनुदान के लिए आवेदन करेगा। हम उनके खाते में 25 लाख रुपए मैक्सिमम या 10 लाख रुपए, जो भी 25% होती है, वो खाते में डाल देंगे। और जिस दिन से उसका वितरण हुआ है, जिस तारीख को उसका वितरण हुआ है, उसके 5 साल तक की अवधि के लिए हम उसके हर तिमाही में ब्याज अनुदान का क्लेम दे दिया करेंगे। मतलब बैंक के माध्यम से आपको आवेदन करना पड़ेगा। तीसरी बात यह है कि योजना का क्रियान्वयन अभी तो ऑफलाइन मोड पर किया जा रहा है। ऑफलाइन मोड पर किया जा रहा है। आप यदि हमारे पास में 3 चीजें मस्ट हैं, आधार, फोटो, आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र, यदि आप लाए हैं तो आपका हम हाथों हाथ ही ऑफलाइन मोड पर आवेदन लेकर बैंकों में भिजवा सकते हैं। ये व्यवस्था हमने शुरू की है। साथ में 1 अप्रैल से तो ये व्यवस्था ऑनलाइन हो जाएगी। आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, ऑनलाइन ही आपको सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। सीजीपी एमएससी की राशि भी बैंक अपने आप एडजस्ट कर लेगा, राज्य सरकार उसमें जमा करा देगी। दूसरी बात इसमें यह हो गया कि आपको यदि 10 लाख तक का लोन लेना है, 10 लाख तक का लोन लेना है, तो हम बिना किसी इंटरव्यू के आपके बैंक में भिजवा देंगे। आपके प्रोजेक्ट्स का हम आकलन करेंगे और आकलन करने के बाद में हम बैंक में आपका प्रोजेक्ट भिजवा देंगे। बैंक अपनी बैंकिंग मानकों को फॉलो करेगा। यदि आप पूरा करते हैं तो आपका लोन नियमों सहित स्वीकृत और वितरण कर दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि 10 लाख से अधिक का ऋण यदि आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति जीएम साहब की अध्यक्षता में बनी हुई है। वो समिति के द्वारा आपके प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया जाएगा और मूल्यांकन करने के बाद हम आपको प्रोजेक्ट यदि सही पाया जाता है तो बैंकों में भिजवा देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सब प्रोजेक्ट का मूल्यांकन हम लोग किस प्रकार से करते होंगे। साहब देखिए, बैंक या हमारी समिति प्रोजेक्ट का मूल्यांकन
3-4 आयामों से करते हैं। आप यदि कोई काम धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो बैंक या हमारे पास आओ तो हम कहेंगे प्रोजेक्ट लाइए। प्रोजेक्ट मतलब आप एक बताइए कि आप कौन सा कामकाज करना चाह रहे हो, कितना लोन लेना चाह रहे हो, क्या क्या उसमें व्यवस्थाएं होंगी, ये सारी बातें आपकी प्रोजेक्ट्स में होनी चाहिए। कहते हैं कि प्रोजेक्ट्स आईना होता है, जैसे हम आपको देख रहे हैं वैसे ही आपकी प्रोजेक्ट्स बता देती है कि आप क्या करने जा रहे हो। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि आप कौन सा कामकाज करोगे, कितने का लोन लोगे, उसमें मशीनरी की लागत कितने की आएगी, उसमें कार्यशील पूंजी कितने की होगी, उसमें बिल्डिंग का खर्चा कितने का आएगा, कितने लोगों को आप रोजगार में लगाओगे, और आपकी 5 या 7 साल की एक बैलेंस शीट बनेगी, कल्पनात्मक बैलेंस शीट। कल्पना करेंगे उस प्रोजेक्ट के माध्यम से कि मेरा 5 साल तक, पहले साल ये, दूसरे साल ये, तीसरे साल मेरा ये टर्नओवर हो जाएगा। इसमें हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में मूल्यांकन करते वक्त हम 3 चीजें देखते हैं साहब। पहली चीज तो हमारी ये है कि हम ये देखते हैं कि आपका प्रोजेक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस है या ट्रेडिंग है। जो मैंने आपको मानक बताए वो मानकों को आप फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। दूसरा हम ये देखते हैं कि बाजार की संभावनाएं क्या है। यदि बाजार ही नहीं है तो वो प्रोजेक्ट सारा का सारा अधूरा माना जाता है। तीसरा हम इसमें ये देखते हैं कि आपको यदि हम लोन दे दें तो आप बैंक को पर्याप्त मात्रा में EMI और ब्याज चुकाने के बाद भी आपके पास में कितना बचता है, जिससे आप अपना उद्यम चला सकें, जिससे आप अपनी घर गृहस्थी को आसानी से चला सके। इसके लिए सरकार मतलब प्रोजेक्ट्स में DSCR होता है, डेट सर्विस कवरेज रेशो। मतलब ये होता है कि आप जो सेल्स देंगे, जो सर्विस देंगे, उसके अनुपात में कितनी EMI चुकाई है। यदि ये आपकी 1.76 से ज्यादा है, मतलब आपकी EMI आपके सेल से 2.25 गुना ज्यादा है, तो हम आपके प्रोजेक्ट्स को बैंक में भेज सकते हैं। ये आपको देखनी है। दूसरा देखना है ब्रेक इवन पॉइंट। आपने सुना होगा कि न लाभ न हानि की स्थिति। ब्रेक इवन पॉइंट इकोनॉमिक्स में ये होता है कि आपकी 40 से अधिक होनी चाहिए। 40 से अधिक कैसी होगी कि जो आपका सेल्स आपने साल भर में जो टर्नओवर किया है उसके अनुपात में आपने की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो कितनी है, और उसका 60% कैपेसिटी पे यदि आपकी मशीनरी चल रही है तो वो 40 से ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। यदि आपका ब्रेक इवन पॉइंट 40 से अधिक आता है तो हम आपको लोन करेंगे। तीसरी बात बैंक ये देखता है कि जो आप कैपिटल लगा रहे हैं, आप मान लो 10 करोड़ की मशीनरी लगा रहे हैं, उस 10 करोड़ की मशीनरी के एवज में आपका कैपिटल आउटपुट रेशो 3 से ज्यादा है कि नहीं है। 3 है, 4 है, 5 है। यदि 3, 4 या 5 से ज्यादा है तो आपको बैंक आसानी से लोन करेगा। मतलब आपकी मशीनरी यदि 10 लाख की है तो 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख आपका टर्नओवर साल भर में होना चाहिए। ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपके पास में हो। और दूसरा बैंक ये देखकर जब आपको सीसी लोन करेगा तो सीसी लोन में ये देखेगा कि जो सीसी लोन हुआ है दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, क्या उसके 5 गुना आप टर्नओवर बढ़ा पा रहे हो कि नहीं बढ़ा पा रहे। ये सारी व्यवस्थाओं को देखकर बैंक आपको लोन करता है। आपकी सालाना जो बैलेंस शीट बनेगी उस बैलेंस शीट में ये देखेगा कि आपकी कितनी मशीनरी है, कितना डेप्रिसिएशन आ गया है और कितना आपको सेल हुआ है, कितना नेट प्रॉफिट हुआ है। ये सब चीजों का आकलन पहले तो हमारी समिति करती है और समिति के बाद में बैंक करता है, और बैंक तभी आपको लोन सुविधा उपलब्ध कराता है। मैं तो ये कहूँगा साथियों, आप एक विजन लेकर आए हो, आपके पास विजन होगा, इस विजन को इम्प्लीमेंटेशन करने का आपने एक सपना बुना है तो उस सपने को आप साकार कीजिए। एक स्कीम्स में इसमें एक और ये कर दिया गया था कि मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार ने स्टार्टअप्स का नाम आपने सभी ने सुना होगा। स्टार्टअप्स
स्टार्टअप्स वो उद्योग हैं जो नवाचार पर आधारित है, शोध पर आधारित है, विकास मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर आधारित है। ऐसा भी यदि कोई हमारा SC/ST का उद्यमी लगाना चाहता है तो राजस्थान सरकार ने एक फंड बनाया है, राजस्थान वेंचर कैपिटल फंड RVCF, 250 करोड़ का वो फंड है। उसमें स्पेशली SC/ST उद्यमियों के लिए 10% सिक्योर रखा गया है, मतलब 25 करोड़ तक की सहायता राजस्थान सरकार RVCF में भी दे रही है। साथियों, ये मैक्सिमम एक उद्यमी को पिछले बजट में तो 25 लाख तक थी, इस बजट में 1 करोड़ रुपया कर दिया है। जो स्टार्टअप्स को राजस्थान सरकार जो सहायता प्रदान करती है वो 1 करोड़ तक की SC/ST उद्यमियों को सहायता दे रहा है। साथ ही एक हमारी स्कीम राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 आई है, उसमें भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन पैकेज शुरू किया गया है। उस पैकेज में व्यवस्थाएं ये की गई है कि यदि आप इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हो, लैंड खरीद रहे हो, तो लैंड में ब्याज में तो छूट हमारी से स्कीम से मिल गई। स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेज में हम 100% की छूट दे रहे हैं, कन्वर्जन चार्जेज में हम 100% की छूट दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, मंडी बिल, लैंड टैक्स में भी 100% की छूट 7 सालों के लिए दे रहे हैं। साथ ही जो आपका टैक्स लगेगा स्टेट GST, उसमें भी हम 100% की छूट इस स्कीम के तहत 7 सालों के लिए दे रहे हैं। इसलिए मैं ये चाहूंगा कि आप इस मंच पर आए हो और इस मंच पर आकर एक विजन बनाइए, एक सपना बुनिए, उस सपने बुनने को हम साकार रूप देंगे। हमारा जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र आपके बगल में ही है, कभी भी आप हमारे पास आइए, हम आपका सपना जो आपने बुना है उसको धरातल पर उतारने का प्रयास करेंगे। यदि कहीं भी किसी भी स्तर पर यदि आपको प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में दिक्कत आ रही है तो हम आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। तो साथियों, आप इस स्कीम्स को इंप्लीमेंटेशन करने में योगदान दीजिए ताकि हमारा सपना, आपका सपना और राजस्थान सरकार का सपना साकार हो सके। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री गणेश जी शर्मा साहब, बहुत ही डिटेल और बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया। किस किस का मन हुआ कि कुछ करना चाहिए? घर से तो प्लान आए होंगे। हाँ, थोड़ा ऊंचे ऊंचे हाथ उठा, कैमरामैन फोटो खींच लेंगे। बहुत बढ़िया। देखो, आज की कार्यशाला का मकसद भी यही है कि आपको प्रेरित करना, मोटिवेट करना, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने सपनों को साकार करें। और अभी सर ने बहुत अच्छा एक शब्द इस्तेमाल किया, हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग के लिए जब इतनी बड़ी टीम आपके सामने है, आपके सारे रास्ते आसान कर रहा है जिला उद्योग केंद्र, तो निश्चित रूप से आपको, यानी इन्होंने अगर एक कदम आपकी तरफ बढ़ाया है तो आपको 4 कदम इनकी तरफ बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी मंजिल। और आप भी सीताराम जी और हमारे दूसरे और हैं साथी यहाँ पर, एक तो सीताराम जी हैं और एक हैं हमारे हाँ जगमोहन तंवर जी, इनकी कैटेगरी में आ सकते हैं आप। तो निश्चित रूप से हमारा आपको साधुवाद है। और अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारे बीच में रहे सहायक निदेशक जिला रोजगार अधिकारी आदरणीय श्री श्यामलाल जी साटोलिया साहब को आमंत्रित करूंगा, युवाओं को सम्मेलन और बोर्ड प्रदान करेंगे। परम आदरणीय उमेदीलाल जी मीना साहब, हमारे GM साहब श्री MR मीना साहब, LDM साहब, रीको से पधारे हुए RM साहब, बैंक से पधारे हुए, RFC से पधारे हुए मैनेजर साहिबान, और आज के सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा लक्षित समूह है SC/ST दलित समाज के जो युवा और सम्मानित उद्यमी हैं, आप सभी का इस सेमिनार में स्वागत है। राज्य सरकार और संविधान की मंशा थी कि हमारा जो
कमज़ोर वर्ग है वो समयबद्ध तरीके से आगे आए। संविधान में बहुत सारे प्रोविजन वेलफेयर के, हमारी शिक्षा में, रोजगार में बहुत सारे आयाम सरकारों द्वारा दिए गए, लेकिन एक लंबी प्रतीक्षा के बाद भी ऐसा महसूस किया गया कि नेशनल कैपिटल में, जीडीपी में, श्रम सहभागिता अनुपात में, इन सब में जो कमजोर वर्ग है उनका भागीदारी कमजोर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार ने ये योजना शुरू की है। योजना की डिटेल आपको गणेश जी ने समझा दी है। मैं मंच के माध्यम से मंच पे आसीन जो हमारे अतिथिगण हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे और जो हमारे साथी बहनें सामने बैठी है, उन सबसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आज के इस सेमिनार के मैसेज के आप उद्धारक भी हैं, इसके संवाद भी हैं, तो आप समाज में जाकर के मैसेज दें कि राज्य सरकार की एक बहुत ही बहुआयामी और बहुत सारे लाभों को समेकित करते हुए ये योजना है। तो इस योजना में आपके साथ जुड़े हुए जो रिश्तेदार, आपसे जुड़े हुए लोग, उनको इस योजना के बारे में जानकारी दें, तभी जाकर के हम समाज का और इस सेमिनार की उपयोगिता को साबित कर पाएंगे। मेरा बैंकर से भी अनुरोध रहेगा कि जिले में हम करीब 6000 युवा और युवतियां हैं जो ST के हैं, उनको बेरोजगारी भत्ते का लाभ दे रहे हैं। तो मेरा भी प्रयास रहेगा, GM साहब का प्रयास रहेगा, ITI से हमारे यहाँ ग्रुप इंस्पेक्टर बैठे हैं, इनके पास भी बहुत सारे ST के बच्चे, कमजोर वर्ग के बच्चे ITI करते हैं। उद्यमिता में दो चीजों का मुख्य रोल होता है। एक होता है आदमी में आपकी विल पावर और दूसरी होती है आपका टेक्निकल नॉलेज। तो टेक्निकल नॉलेज आपको ITI के माध्यम से मिलता है। तो जो ITI के बच्चे हैं उनको एंटरप्रेन्योर बनाया जाए। हमारे बहुत सारे ग्रेजुएट कॉलेज स्कूल में अभी अध्ययनरत हैं, वहाँ इस चीज को, इस बात को उनके दिमाग में समाहित किया जाए कि नौकरियां सीमित हैं। हमारा जिला रोजगार कार्यालय इस बाबत बहुत सारे प्रयास करता है। दिनेश जी मेरे साक्षी हैं और हम सब लोग इस कार्यक्रम में सहभागी भी रहे हैं। जब अलवर शक्ति कार्यक्रम था, उनका उद्देश्य इसी तरह के सेमिनार या इसी तरह की जो योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचा करके और आम जनता को जागरूक करना था। तो बैंकर से अपेक्षा रहेगी जो बेरोजगारी भत्ते के लाभार्थी हैं उनको हम करीब 4,500 और 4,000 रुपये महीना दे रहे हैं। तो यदि उनको किसी न किसी रूप में एंटरप्रेन्योर बनाया जाए तो ये मेरे लिए और इस समाज के लिए सौभाग्य की बात होगी। इस योजना के बारे में आपको अभी बहुत सारे लोग बताएंगे। इस अवसर पर चूंकि मैं जिले के स्वीप का नोडल हूँ, तो मैं जितने भी हमारे यहाँ बुजुर्ग बहनें, युवा बैठे हैं जो वोटर नहीं हैं, तो 4 तारीख और 11 तारीख को जिला निर्वाचन अधिकारी अलवर की तरफ से आप सभी की सुविधा के लिए वोटर नाम रजिस्ट्रेशन का कैंप लगाया जा रहा है। इसके लिए हर एक विधानसभा में 3 बड़े स्कूल और 1 कॉलेज, इनको हमने क्लस्टर कैंप का रूप दिया है। हमारे यहाँ भी जो निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी अलवर शहर हैं, उनकी टीम आई हुई है। यदि कोई सज्जन अपना नाम जुड़वाना चाहता है, अपने नाम में संशोधन कराना चाहता है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, तो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसके जरिए आप हमारी टीम का सहयोग कर सकते हैं। और जिला रोजगार कार्यालय में ये जब भी वर्किंग डे होता है, हम आपकी सुविधा के लिए 2 कर्मचारी हमने वोटर हेल्पलाइन ऐप को क्रियान्वित करने के लिए, नए रजिस्ट्रेशन करने के लिए या कोई संशोधन करने के लिए लगा रखे हैं। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र की तरफ से ये शानदार आयोजन आप सभी के सहयोग से किया गया। इसके लिए पूरी जिला उद्योग टीम को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय जिला रोजगार अधिकारी जी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे थे कि बहुत दिनों के बाद युवा शक्ति अभियान की याद ताज़ा हुई और सामने हमारे GM साहब, काटोलिया साहब और हम पूरे जिले में घूम करके आप जैसे ही व्यक्तियों को प्रेरित करने का हम काम करते थे। और आप तो बड़े अधिकारी हैं, आपके मोबाइल ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन हम लोगों के पास
आज भी उस युवा शक्ति अभियान से जुड़े युवाओं के मैसेज आते हैं और बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो एंटरप्रेन्योर के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। एक मालाखेड़ा से हैं, एक बहरोड से हैं और ऐसी ही कार्यशाला आयोजित करके जैसा मंच सजा हुआ है, बिल्कुल इसी तरह से हम लोगों ने तत्काल ऋण बांट करके भी बहुत बड़ा काम किया। तो ये आपके लिए बहुत ही सुखद अनुभव है और सुखद आपके लिए ये एक अवसर है, आप इसका फायदा उठाएं। और मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे अग्रणी जिला प्रबंधक आदरणीय श्री अमित कुमार जी, आप आए और बैंकिंग योजनाओं से संबंधित जानकारी दें। आदरणीय अमित जी। सम्मानित मंच व आज की इस कार्यशाला में दूर दराज क्षेत्र से पधारे आप सभी का मैं बैंकिंग की तरफ से स्वागत करता हूं। मेरी आवाज सुन रही है ना साहब? थोड़ा और तेज भी बोल सकता हूं मैं दो बार। माइक का मैं यूज इसलिए नहीं करता, थोड़ी इको रहती है, परेशानी रहती है। देखिएगा, स्पष्ट शब्दों में और गांव की भाषा में दो चार बातें बतानी है, क्योंकि स्कीम की सारी गाइडलाइंस तो गणेश जी ने आपको बताई दी है। दो तीन बातें यह है कि आप एक चीज का ध्यान रखिए कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम जिसमें व्यक्ति को कोई फायदा गवर्नमेंट की तरफ से होना हो, वो हमेशा बैंक की तरफ से, उसमें बैंक का योगदान जरूर रहेगा। लोन होना होता है तभी तो सब्सिडी मिलती है ना। इसका एक मुख्य कारण यह है कि अगर व्यक्ति वो फायदा उठाएगा, बैंक की तरफ से लोन लेगा, तो वो काम भी करेगा। ठीक है, अधिकारों की बात गणेश जी ने की, लेकिन अधिकारों के साथ हमें कुछ कर्तव्य भी मिले हुए। कर्तव्य का मतलब जो 6 संविधान में लिखे हुए हैं वो तो है ही। उसके अलावा अगर हम कोई लोन लेते हैं, उसे टाइम पे वापस भरना हमारा कर्तव्य है। अगर आज हम सपोज आज से पहले किसी ने लोन लिया 1 लाख रुपए, वो छोटा सा लोन है 1,50,000, 2 लाख, और अगर उसको भरने में हमने कोई कोताही बरती, कोई गलती की, हो सकता है वो गलती जानबूझ के ना की गई, किसी मजबूरी वश भी हो गई हो, लेकिन कोई गलती हमने जानबूझ के भी की है। ऐसा तो नहीं कि हर व्यक्ति बराबर है, कोई अच्छा भी है, कोई और भी अच्छा है, कोई और उससे भी अच्छा है। बुरा तो मैं किसी को कह नहीं सकता, आप डिफरेंस खुद कर सकते हो। और अगर हमारा कोई एक लोन पास्ट में खराब हो गया तो अब हमें लोन लेने में दिक्कत आएगी। मानते हो इस चीज को? क्या ये बात सबको पता है? हाथ उठा के बताओ एक बार। पता है ज्यादातर? नहीं भी पता, जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उनको फिर बता देता हूं। आज से पहले या आज हम कोई लोन ले चुके हैं या ले रहे हैं, अगर हम उसको टाइम पर उसी EMI शेड्यूल से नहीं वापस करेंगे तो हमारा सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा, और सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा तो हमें लोन मिलने में परेशानी होगी। दूसरा, ये तो हो गया कि भाई जैसी भाषा में अक्रम निंदा करके भर दिया। कई लोगों के बारे में सुना होगा कि आपने जी उसने तो बैंक से 20,000 रुपये माफ करवा लिए और फिर लोन भर दिया, सुना होगा। आप ये मान के चलो कि उसको लोन बैंक नहीं देगा। सीधी सी बात है, गांव में अपनी एक किराना की दुकान है जिससे हम सामान लेते हैं, अगर हम उसको टाइम पे पैसा देते रहते हैं तो वो हमें सामान देता रहता है। जिस दिन हम ऊंच नीच करना शुरू कर देते हैं, वो सामान देने में आनाकानी शुरू कर देता है। मानते हो ना? सिंपल यही बैंक। अब आपको रही बात इस स्कीम की, अलवर जिले में जितने भी बैंक हैं उनमें जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया इम्प्लीमेंटेड है। जिला उद्योग केंद्र की एक स्कीम MLUPY है, जिसका कि जो हमारा टारगेट है 31 मार्च तक का, हम उससे क्रॉस कर चुके ना सर। तो आप ये मानिए कि ये स्कीम जो है, मैं आपको इस मन से अश्योर करता हूं कि जायज व्यक्ति को लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और गलत व्यक्ति को लोन ना मिले तो शोर शराबे की जरूरत। ईमानदारी की बात है ना। अगर मैं ठीक हूं तो मुझे लोन मिलेगा, और अगर मैं ठीक नहीं हूं तो मुझे लोन नहीं मिलेगा। अब मैं ठीक हूं या गलत हूं
इस चीज का फैसला अगर मैं ही करने लगूंगा तो मैं तो ठीक ही हूँ। किसने कहा है कि मैं गलत हूँ? कोई नहीं करता। आपका प्रोजेक्ट कैसा है, जो सारी बातें गणेश जी ने बता दी आपकी, वे आपका सिविल स्कोर कैसा है, आपकी वर्किंग कैसी रहेगी, जो बैंक असेस करेगा। ऐसा तो नहीं कि सारे बैंकों में अलग अलग ही फाइलें जानी, किसी एक बैंक को तो सारी फाइलें जानी नहीं। सबका अपने अपने, देखो वैसे तो आरबीआई की गाइडलाइन 100% सबके लिए सेम है। 19-20 फर्क करने का बैंक के बोर्ड को जो राइट रहता है, बस वही चेंज रहता है, और वो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता, वो लगभग चीजें वही होती है। जो बैंक की जरूरतों पर पूरा उतरेगा। अब अगर कल को कोई व्यक्ति, जो हमारे साथ ही आप बैठे हो, एक व्यक्ति ये कहते हैं कि मैं तो 10% जो मार्जिन देना है, जो अंशदान देना है, वही नहीं दूंगा, क्या आप मानते हो उसको लोन देगा बैंक? ईमानदारी से तो नहीं देगा ना। तो अब ऐसे उलझेगा केस का तो क्या सुलझेगा? और अगर कोई कहेगा हाँ जी मार्जिन भी देंगे, काम भी करेंगे, यहाँ काम करूंगा, ये रही जगह, और ये रहा मेरा प्रोजेक्ट, और ये रही मेरी गांव में गुडविल, आप मेरे बारे में गांव में कहीं पता करो, और गांव में आपके बारे में 4 लोग हैं, हाँ जी वो बहुत बढ़िया आदमी, आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। और गांव में कहें जी उसको लोन दे दिया तो जी जिंदगी में उल्टा नहीं आना, तो क्या लोन देगा बैंक? एक व्यक्ति नहीं, 5-10 व्यक्ति कह दें। तो मेरी गुडविल कैसी है, मेरा सिविल स्कोर कैसा है, मेरा प्रोजेक्ट कैसा है, और मैं क्या काम करूंगा, और उससे मुझे क्या बचत होगी, और उस बचत में से क्या पैसा मैं बैंक को दे दूंगा, और मैं अपना घर भी चला दूंगा। तो स्कीम तो 10 करोड़ तक की है, लेकिन मेरा मानना है कि हर कोई व्यक्ति 10 करोड़ का लोन कर देगा। मानते हो ना? तो ठीक है, मोटिवेशन अच्छी चीज है कि भाई आदमी सपना देखे तो बड़ा ही देखे, मैं भी बड़ा ही देखता हूँ, लेकिन उस सपने को, बड़े सपने को पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए। मैं सोचूं कि छत पे सीधा ही चढ़ जाऊंगा, उछल के तो नहीं चढ़ सकता, ये सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। मतलब समझ गए होंगे मेरे हिसाब से कि हम छोटे छोटे लोन से शुरुआत करेंगे तो मंजिल जरूर मिल जाएगी। और हम पहले दिन ही सोचेंगे कि बड़ा लोन ले लें और मैं सब्सिडी खा लूं, मौज कर, तो जी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सब्सिडी गवर्नमेंट एक बार दे देगी, साल 2 साल काम चल जाएगा अपना, उसके बाद तो फिर काम करके खाना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि आज नौकरी कर रहा हूं, छोड़ दूंगा तो तनख्वाह नहीं आएगी तो खाऊंगा, मान दो ना। तो हम छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़े, मोटिवेशन अच्छी चीज है, सपना बड़ी अच्छी चीज है, बड़ा सपना देखना भी चाहिए, पूरा भी करना चाहिए, लेकिन उसको छोटे छोटे करें। तो मेरा निवेदन आप सभी से यही रहेगा कि जो हम काम करें मन से करें, अच्छे से करें। किसी भी बैंक में आपको शायद मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि मैं संभावनाओं पे चलता हूं। एक आध जगह अगर 1-2% जगह किसी को दिक्कत आए तो लीड बैंक ऑफिस के दरवाजे हम हर वर्किंग डे को आपके लिए खुले हैं, और हम अपनी तरफ से 100% ये कोशिश करते हैं कि किसी की कंप्लेंट हमारे पास आए ही ना आए तो उसका तुरंत निदान हो और सही निदान हो। तुरंत होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी गलती है काट दी, उसका निदान सही हो और जायज व्यक्ति को जायज हक उसका मिले और नाजायज को उसका हक ना मिले। मैं इसकी प्रयोग आज के इस प्रोग्राम में आप आए, डीआईसी टीम ने हमें बुलाया, मौका दिया आपसे बात करने का, उसके लिए धन्यवाद, और आयोजन के सफल होने के लिए मैं आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अमित कुमार साहब। और अब मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मनीष गोयल जी, उपाध्यक्ष अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज अलवर द्वारा उद्योग स्थापना की जानकारी देने के लिए। नमस्कार, सम्मानित मंच, अति सम्मानित यहाँ पे पधारे हुए सारे आज इस प्रोग्राम के लिए पधारे हुए आप लोग डेलीगेट्स और विभिन्न विभागों से आए हुए लोग, हमारे अलवर चैम्बर से आए हुए हमारे साथी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे को मीना साहब ने ये जिम्मेदारी दी है कि मैं आपको ये बता दूं कि आपको इंडस्ट्री कैसे लगानी है, उसको लगाने में हमारे क्या क्या मेन स्टेप्स आते हैं और उसमें हमें क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी।
तो देखिए, मैंने अपना कार्य का सफर 25 साल पहले शुरू करा था और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। साथ में आज के परिप्रेक्ष्य में कोई एग्जाम्पल लूंगा जिसके बारे में अपन समझेंगे तो अपन को समझ में आएगा कि कोई भी उद्योग अपन लगाना चाहें तो उसमें क्या स्टेप्स होते हैं। मैं जो एग्जाम्पल लूंगा वो जरूरी नहीं है कि आज के सापेक्ष सही हो, लेकिन एक बर्निंग टॉपिक है, इसलिए मैंने सोचा वो एक अच्छा डिस्कशन का पॉइंट रहेगा, उससे आपको शायद क्लैरिटी भी आएगी। सबसे पहले अपन को ये समझना है, जो आज की जो मेरे कुछ देर का मेरा आपके साथ डिस्कशन है उसमें सबसे बड़ा मैं दो तो प्रश्न क्या से शुरू होते हैं उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा और दो प्रश्न है कैसे उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। क्या का प्रश्न जो सबसे पहले अपने मन में आता है जो इंडस्ट्री लगाना चाहता है वो है क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस हम क्या करें, क्या बनाएं, क्या बेचें। दूसरा जो कैसे का शब्द है वो उसका है कैसे बनाएं, उसको उसकी संरचना कैसे करी जाए, कैसे बनेगा उसके बारे में डिटेल। तीसरा है हमको पता लग गया क्या बनाना है, कैसे बनाना है, अब हम उसके अपने उद्योग को कैसे स्थापित करें, कैसे चलाएं। और चौथा जो है आगे हम उद्योग चला तो रहे हैं लेकिन हम लोग कहीं अपने रास्ते से भटक न जाएं, कोई गलतियां जो औरों ने करी है वो ना करें, तो उसको हम आगे क्या ध्यान रख के चलाएं। इन चार चीज़ों पे मेरा जोर रहेगा कि अपन इनको क्लैरिफाई करने की कोशिश करें। और इसी संदर्भ में हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हैं अल्वर चैम्बर के अमित श्याम सुखा जी ने, उन्होंने कहा है कि वो प्रेसिडेंट साहब से डिस्कस करके मीना जी हम लोगों ने ये सोचा है कि अल्वर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से हम एक मेंटर ग्रुप फॉर्म कर देंगे जो कि किसी भी उद्यमी को, कोई भी भाई हो, चाहे सर्विस सेक्टर में हो, चाहे ट्रेडिंग में हो, चाहे इंडस्ट्री में हो, उनको कोई भी मदद चाहिए तो वो हमारा वो मेंटर ग्रुप है उसको संपर्क करें। एक सर्टेन टाइम डेट फिक्स कर देंगे, एक कोई अपन प्रारूप बना लेंगे जिससे कि हम उनके संग खड़े रहें और उनको आगे बढ़ने में पूरी मदद दें, क्योंकि अलवर बढ़ेगा तो अपन सब बढ़ेंगे। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं और शकुंतला रावत जी जो हमारी उद्योग मंत्री हैं, उनको हम अलवर चैम्बर ऑफ कॉमर्स दीदी कहते हैं क्योंकि उन्होंने हमें बहन की तरह हमें बहुत ध्यान रखती है हमारा। तो हमारी इच्छा है कि उन सबके जो विचार है उसको आगे बढ़ें और आप उसका सपना साकार करें, ये मेरी आशा है। ज़्यादा और समय इस बात पे ना लेके मैं आपसे कहता हूँ प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है। आप लोगों ने अपने आसपास देखा होगा कि चीज़ तो वही बिकेगी ना जो किसी को चाहिए, और सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि क्या चीज़ बनाई जाए। उसके लिए आपको अपने परिप्रेक्ष्य में देखना है क्या चीज़ चल रही है, क्या चीज़ लोगों को ज़रूरत है, क्या नई चीज़ आ रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आजकल बहुत काम में आ रहे हैं, सब जगह अपने इलेक्ट्रिक टेम्पो चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर चल रहे हैं, तो उसके अंदर बैटरी लगती है, इलेक्ट्रिक बैटरी लगती है व्हीकल्स के अंदर, या उसके कुछ कंपोनेंट बनते हैं। तो हमको मानो हमने ये देखा कि ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, तो प्रोडक्ट चूज करने में 3 मेन पॉइंट होते हैं कि पहली बात तो उसकी ज़रूरत हो, दूसरी बात हम ये देखें कि मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, मैं जिस परिप्रेक्ष्य में हूँ, जहाँ पर हूँ, वहाँ पे मेरे अंदर क्या खासियत है, मेरी जगह में क्या खासियत है जिससे कि मुझे औरों से एडवांटेज मिलेगा, जिससे कि मैं औरों से बेहतर कर पाऊंगा और मैं उसमें आगे बढ़ पाऊंगा। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। और तीसरा ये है कि हम जो जहाँ पर हैं, क्या हम कच्चे माल के पास हैं कि हम अपने कस्टमर के पास हैं। ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें अगर अपन देखेंगे तो अपन डिसाइड कर सकते हैं। या फिर प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि नया प्रोडक्ट हो और हमें उसको चलाने में आसानी हो। तो जैसे एग्जाम्पल है आपका अपने अलवर में प्याज होता है ना, प्याज होता है, आपके प्याज की फसल आती है, जितना प्रोसेस्ड फूड होता है उसके अंदर प्याज का पाउडर डला जाता है। अब अपन सोचें कि हम प्याज का पाउडर बनाना चाहते हैं, तो अपन ने किस लिए उसको डिसाइड करा कि साहब हमारे यहाँ पे अलवर में प्याज की फसल अच्छी है, तो प्रोडक्ट तो हमने चूज कर लिया, लेकिन अब हमें आगे इसको इस पैमाने से उतारना है कि प्रोडक्ट तो हमारे अलवर में बन जाएगा, लेकिन क्या बाहर जगह जो प्याज का पाउडर बन रहा है उससे क्या हम कम्पीट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी, पता करना पड़ेगा कि प्याज का पाउडर मैं बनाऊंगा, उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, प्याज कितने रुपए किलो आता है, कितने से कितने रुपए किलो आएगा, कितने का पड़ेगा, कैसे उसको मैं सिखाऊंगा, क्या कॉस्ट आएगी और बाकी जगह बाजार में वो क्या बिक रहा है।
तो इस तरह से अपन प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं। अब हमने मान लीजिए प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि हम प्याज का पाउडर बनाएंगे या हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का कोई कंपोनेंट बनाएंगे, तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि हम इसको कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमें हमेशा अपने यहाँ पे अपन कमी क्या रखते हैं, हम सोचते हैं कि हम ऐसे ही पूछ पाछ के कर लेंगे। नहीं, मेरा आपसे ये निवेदन है, जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस में पाया है, कि इससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं, जो इंडस्ट्री वाले हैं, जो और लोग काम करने वाले हैं, उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कशन करिए और आपको उससे समझ में आएगा कि ये जो माल हम बनाने वाले हैं, जो भी बनाने वाले हैं, ये कैसे बनेगा। जब आपको ये पता लग गया कि ये कैसे बनेगा, तब आपको ये समझ में आएगा कि इसमें क्या मशीनरी की ज़रूरत होगी, कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी, कितनी पूंजी की ज़रूरत होगी। पूंजी की बात इसलिए क्योंकि एक तो पूंजी आपकी जो है वो उसको लगाने के काम आएगी, दूसरी पूंजी है उसको चलाने के काम आएगी। तो अपने लिए सबसे पहले आपने प्रोडक्ट चूज करा, फिर प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करी, उसके बारे में समझा और आपने फिर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, क्योंकि मुंह जबानी जमा कर से कोई फायदा नहीं है। कागज पे लिखिए कि कितने रुपए का क्या सामान आता है, क्या हमारी उसकी कॉस्टिंग आ रही है, कितने का बाजार में मिल रहा है, क्या हमारा उसमें क्रेडिट देना पड़ता है हमें सामने, क्या पीछे से माल हमें क्रेडिट पे मिलेगा। ये सब चीजें अपन जब साथ लेंगे तो ये एक आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, उससे आपको ये पता लगा कि मेरा टोटल इसमें खर्चा ये आएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 25 साल और अब में इतना अंतर आ गया कि यहाँ पे DIC बैठी है और वो कह रही है कि आप आइए, और हमारी स्कीम्स के थ्रू बैंक वाले बैठे सब कह रहे हैं आइए और हमसे विशेष अनुदानों पे, विशेष कंडीशंस पे आप हमसे पैसे लीजिए। तो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली। अब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपको लोन मिल गया, वो सब प्रक्रिया DIC की है, उसमें मैं नहीं जाऊँगा। जमीन आपने अपने आवंटित करवा ली। उसके बाद जरूरी ये आता है कि आप ये समझें कि इसके अंदर फैक्ट्री चलाने में हमें किन किन परमिशंस की जरूरत है, वो भी आपको DIC पूरी हेल्प करेगी। नहीं तो जो हमारा अलवर चेंबर ऑफ कॉमर्स का मेंटर ग्रुप बनाएंगे वो भी हेल्प करेगा, और उसके अनुरूप आपको एप्लीकेशन करने में हम आपकी मदद करेंगे। तो आपको एक बार पता लग गया मुझे क्या क्या परमिशन चाहिए, क्या क्या एप्लीकेशन लगानी है, वो आपने लगाई, आपके पास सब चीज़ें आ गई। इन द मीन टाइम आपने अपनी मशीनरी लगा ली, तब आप उसके बाद अपना उद्योग स्थापित कर सकते हैं। तो पहली बात आपने अपना प्रोडक्ट चूज करा, फिर उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के आपने उसके हिसाब से बैंक को DIC के थ्रू अप्लाई करा अपने लोन के लिए। आपको ज़मीन मिल गई, आपकी मशीनरी आपको पता लग गई, आपने मशीनरी ले ली। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो होता है कि आपकी जो आपकी लागत पूंजी है, जो वर्किंग कैपिटल है, उसको आप ठीक से मैनेज करें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, हम बैंक से लोन ले लेते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारे गाड़ी खरीदने के लिए। नहीं, ये जो लोन होता है वो, मैं बनिया हूँ, मैं अग्रवाल हूँ, मैं आपको बताता हूँ, हम लोग 1 रुपया खर्च करते हुए ये सोचते हैं कि क्या ये मुझे 2 कमा के देगा, तो वही चीज़ मैं खरीदता हूँ, नहीं तो मैं नहीं खरीदता, क्योंकि ये मेरा पैसा नहीं है, ये मैंने लोन लिया है। तो अगर आप इस मेंटालिटी से काम करेंगे तो वो पैसा आपको हमेशा ऊपर आपको फायदा देके जाएगा, आपको अटकाएगा नहीं। हम लोग गाड़ी भी खरीदते हैं तो ये सोच के खरीदते हैं क्योंकि हमें दूसरी जगह जाना है, अपनी कंपनी के लिए पैसे कमाने, इसलिए गाड़ी हम खरीद रहे हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आपको जो भी लोन का अमाउंट मिले उसको फ्री मत मानिए, उसको आगे बढ़ने की सीढ़ी मानिए और उसको बड़ी कंजूसी से खर्च करिए, समझदारी से खर्च करिए, तो और उसी जगह खर्च करिए जहाँ से वो आपको प्रोडक्टिव हो गया है। इसके अलावा आपको मार्केटिंग समझनी पड़ेगी, आपको बाजार में घूमना पड़ेगा, लोगों से बात करनी पड़ेगी, तब आपको पता लगेगा आपका प्रोडक्ट कैसे बिकेगा। तो ये एक बहुत छोटे से रूप में मैंने आपको इसका आइडिया दिया है। बाकी आगे हम लोगों ने जैसे कहा कि वी आर ऑलवेज अवेलेबल। मीना जी जैसा निर्देशित करेंगे, आप लोग सब जैसा करेंगे, हम आपके साथ हैं। और जाते जाते शुरू में साहब ने कहा था कि ये साथ है वो साथ है, तो हम ये कहना चाहते हैं अलवर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी आप सबके साथ हैं। आप आइए हमारे पास और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर। और अब मैं, अच्छा, अब तक की वर्कशॉप से आप लोग क्या ये समझ पाए कि आप में से नौकरी कौन कौन करना चाहता है? हमारी कार्यशाला फेल है, हम तो आपको मालिक बनाना चाहते हैं, मालिक बनाना चाहते हैं। आज की जो वर्कशॉप है उसका मेन मकसद है कि हम आपको मालिक बनाना चाहते हैं। अच्छा बताओ, मालिक अच्छा कि नौकर? बस, तो बस, तो अभी तक आप इसका मतलब अधूरे ज्ञान से हैं। आप सब लोग मालिक बने, इसके लिए ये कार्यशाला।
अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ उप क्षेत्रीय प्रबंधक BRKGB श्री VN शर्मा साहब को बैंकों की योजनाओं की जानकारी देने के लिए। लेकिन मैं अगले वक्ताओं के लिए सिर्फ इतना सा निवेदन करूंगा कि हमारे शेड्यूल टाइम से आधा घंटा लेट है, थोड़ी सी संक्षिप्त। आदरणीय मंचासीन अधिकारीगण, AIC का स्टाफ सदस्य और सेवादीगण, साथियों, कोई भी उद्यम अपन लगाते हैं, कोई भी धंधा हम शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती है बैंक की। बैंक की सहायता के बिना काटना बिड़ना भी नहीं पड़ता। कितना भी बड़ा उद्यमी हो उसको बैंक की आवश्यकता पड़ती है। और बैंक भी हैं दो तरह के, सरकारी बैंक हैं जो सरकार ने स्थापित किए, सरकार की उसमें हिस्सेदारी है, दूसरे प्राइवेट है। जहां तक सरकारी बैंकों का सवाल है, सरकारी बैंकों का मकसद ही रोजगार सृजन है। हमारा मुख्य जो मोटिव होता है, हमारा जो उद्देश्य होता है, हमारे दिमाग में जो चीज होती है वो ये है कि हम कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे। हमारी सफलता, हमारी खुद की जो बैंक की सफलता है या जो अधिकारी है उसकी सफलता इस पे निर्भर करती है हम आप में से कितने लोगों को रोजगार दे पाएंगे। ये तो हमारी मंशा होगी, पर हम कितने लोगों को रोजगार दे पाते हैं। अधिकतर जगह लगता है कि वो बैंक वाले हैं जिन्होंने हमारी फाइल रोक दी, हमारी फाइल रिजेक्ट कर दी। मैं जहां तक बैंक की योजनाओं के बारे में है, बैंक में कोई भी उद्यम, किसी भी प्रकार का उद्यम जिससे आप लाभ कमा सकते हैं, पैसा पैदा कर सकते हैं, उसके लिए सारी स्कीमें A to Z। जहां तक बैंक की स्कीमों का सवाल है, कोई सा भी उद्यम हो जिससे आप पैसा अर्जित कर सकते हो, अवैध नहीं, अवैध वाला नहीं कहते कट्टे बनाने वाली फैक्ट्री खोल ली और उसके लिए बैंक फाइनेंस कर देगा, मारने वाला कट्टा, बंदूक वाला कट्टा, वैसा अवैध धंधा नहीं होना चाहिए। वैध जितने भी कारोबार है उनके लिए बैंक में स्कीम है। बैंक की स्कीमों में अगर देखें तो ये वाला जो कार्यशाला कृषि के लिए नहीं है, उद्यम के लिए है। उद्यम में है उत्पादन, प्रोसेसिंग, सेवा और व्यापार। ये 4 चीजें हैं जिसमें ये जो अम्बेडकर वाली जो स्कीम हमारी निकाली है, और मेरे हिसाब से जो ये स्कीम निकाली इससे बेहतर स्कीम कोई नहीं हो। जो मुख्यमंत्री लघु उद्यम प्रोत्साहन योजना है उससे भी बेहतर स्कीम है। इसमें आपको कैपिटल सब्सिडी का भी प्रावधान है और ब्याज का भी प्रावधान, और ब्याज लगभग इतना आपको मिल जाता है, आपको केवल और केवल मूलधन ही वापस चुकाना बैंक को। आपके पास खुद का फंड है 10% चाहिए, 1 करोड़ का उद्यम लगाना तो आपको 1 करोड़ में 10%, 10 लाख की व्यवस्था आपको करनी है, बाकी का हो जाए। या तो सरकार दे देगी मार्जिन मनी अधिकार के रूप में, या फिर बैंक दे देगा। बाकी ब्याज है, ब्याज का अधिकतर 2% तक का, 7%, 6%, 2% तक का ब्याज में अनुदान है। 10.5% से ज्यादा ब्याज नहीं है। कोई भी बैंक है, कोई भी स्कीम है, 10.5% से ज्यादा का ब्याज नहीं है। अगर 9% की दर मिलता तो 1.5% ही आपको लगाना। तो सरकार ने ये सोचा है कि आपको लोन लेने में सुविधा रहे, आपको उद्यम स्थापित करने में सुविधा रहे, और उसको वापस चुकाने में सुविधा रहे। अब मेन प्रश्न यह आता है कि सारी चीज है कि सरकार भी चाह रही है कि बैंक उद्यम स्थापित हो, बैंकों की भी मंशा हो कि हम कितने लोगों को रोजगार देंगे, इससे हमारी सफलता निर्भर है। पर हो क्यों नहीं रहा? बैंक में फाइल अटक कहाँ जाती है? तो मैं उस पर थोड़ा आपको चर्चा करता हूँ। बैंक की जो चीज आपकी फाइल आती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, कहा साहब ये है आपका KYC हो गया, आपका आवेदन पत्र हो गया, उसके साथ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ जब आपका आवेदन पत्र आता है, बैंक कहाँ से शुरू करता है? पहले वो ये देखता बोरोवर अप्रेजल, जो ग्राहक जो ऋणी आया है वो कैसा है, उसका इंटेंशन क्या। सबसे पहले तो देखते हैं कि इंटेंशन क्या। इंटेंशन की मैं बात बताऊं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना है जिसमें आवेदन आए थे टेंट हाउस का। वो टेंट हाउस का ये कि जो 1000-1500 घरों की बस्ती थी, 6 टेंट हाउस पहले थे, उससे 1 किलोमीटर दूर ढाणे में उसको टेंट हाउस लगाना था। उसने आवेदन कर दिया 10 लाख से। हमने मना किया कि भाई 6 है ये तो यही नहीं चल पाएंगी, ये सारी नहीं चल रहे। एक गांव में आसपास में 5 गांव होंगे, 7 गांव होंगे, उनमें कितने टेंट हाउस चला पाएंगे? फिर ढाणी में वहां लैंड कौन जाएगा तेरे पास, कैसे चला पाएगा? इसके लिए नहीं देंगे। तो उसका एक ही उत्तर था, सर फिर ऐसा करो, ऐसी कोई योजना आप बता दो जिसमें सबसे ज्यादा सब्सिडी मिले।
मैं उसमें आवेदन कर दूंगा। साफ है, उसका मकसद उद्यम से नहीं है, कोई रोजगार करने से नहीं, उसका मतलब है सब्सिडी मुझे कितनी मिल जाए, ताकि मैं जो भी इधर उधर से पैसे ले रखे हैं वो कर रहे हो, या मोटरसाइकिल करूँ, खरीद लूँ, जो भी करूँ। तो अभिप्राय आपका साथ बैंक वाले किसके एक्सपर्ट होते हैं, वो आदमी को जज करने के एक्सपर्ट होते हैं, आदमी में काम करते हो, तो वो पहचान जाएंगे कि आपका एक्चुअल में इंटेंशन सब्सिडी लेना है, पैसा लेके भग जाना है, क्योंकि इधर आपको कुछ देना ही नहीं है, सारा तो गवर्नमेंट दे रही है। और जब तक आदमी का खुद का पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, ये 10% सब्सिडी क्यों रखी है, मार्जिन क्यों रखा, जब तक आपका उसमें कुछ लगा नहीं हो जेब से, तब तक आपको दर्द नहीं आएगा। सारा पैसा इधर दे दिया तो मेरा क्या गया, मैं क्यों चलाऊं, या फेल हो रहा तो होने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, मेरा तो कुछ चाहिए नहीं रहा, तो उद्यम चलेगा ही। तो आप लोग उस उद्यम को चला पाओ, आपका रुचि उसमें बनी रही, तो 10% आपके गांठ से लेते हैं कि 10 लाख लगा तो उसको लगेगा मेरा 10 लाख डूब जाएगा। तो सबसे पहले तो यह कि इंटेंशन आपका क्या है, फिर आपका जो उद्यम जिस तरह का आप कर रहे हो उसकी चलाने की प्रबंध की क्षमता है, उसको आप चला पाओगे क्या। अगर कुछ तकनीकी ज्ञान की जरूरत है तो क्या तकनीकी ज्ञान आप में कुछ वैसा है, या आप ऐसे लोग हायर कर पाओगे, उस पर रख पाओगे जो उसको चला सके। दूसरा यह कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने पहले कहीं से भी लोन लिया, तो आजकल एक सिविल आता है, सिविल एक संस्था है जो ये करती है कि जितने भी बैंक और वित्तीय संस्थान है उनका डाटा इकट्ठा करती है, और इकट्ठा करके उसका जो रिपोर्ट बनती है वो बैंकों को उपलब्ध कराती है। उसमें 36 महीने का आता आंकड़ा, पिछले 36 महीने में आपने क्या किया, किस तरह से अपनी किस्तें चुकाई, हर महीने की किस्त को चुकाने में आपने कितने दिन का विलंब किया वो आता। आपने 30 दिन बाद में दी, 60 दिन बाद में दी, और 90 दिन के बाद में दी, तो आपका खाता डिफॉल्ट हो गया, आप डिफॉल्ट रहोगे। अगर आपने कोई भी किस्तें समय पे नहीं जमा कराई या जमा ही नहीं कराई, तो वो सिविल बोल जाएगी। कहीं से भी भारत में कहीं से भी आपने कोई फाइनेंस लिया हो, आपका आधार कार्ड डालेंगे, पैन कार्ड डालेंगे, आपका मतदाता पहचान पत्र डालेंगे, आपकी किस्तें आ जाएगी। तो वो बैंक निकालेगा, उसको लगेगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, ये आदमी ऐसा है कि लेके भगता है, इसको पैसे लेने में रुचि है, इधर से खा लो, उधर से खा लो, उधर से खा लो, पैसा ना दो, तो वो नहीं चलेगा। ये सिविल की सारी चीजें खत्म कर दी, वो सिविल निकालता है, उसमें लग गया, किसने पहले डिफॉल्ट किया, किसी का कहीं से लिया था पैसा, वो आज तक नहीं दिया, तो बैंक वाले पहले ही नमस्कार करते हैं कि भाई साहब आपको हम नहीं देते, कोई और जगह तलाश, और कोई बैंक नहीं देता। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो तलाशता। आजकल वो सबसे महत्वपूर्ण बैकग्राउंड हो गया, तो सबसे पहले बैंक देखता ही है सिविल, तो आपका बैकग्राउंड देख लिया 36 महीने, और 36 महीने नहीं, 36 महीने तो स्कोर होता 900 तक का, एक से लगा के 900 तक का स्कोर होता है, और एक लिमिट है कि 600 600 से कम स्कोर है वो डिफॉल्ट रहे कहीं कहीं, 500 आ गया, 400, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं उसने लोन लिया, समय पे नहीं दिया, तो वो उसको साफ मना कर देंगे, भाई एक लिमिट बना रखेंगे, इससे नीचे का स्कोर है तो नहीं देगा। जितना ज्यादा अच्छा स्कोर होगा, इसका मतलब उसने पहले कहीं से भी लोन लिया, समय पे उसने चुकाया, तो पहले बैकग्राउंड चेक करता, ये हुआ तो यही खत्म हो जाता। दूसरा चीज देखता, अधिकतर जो फाइल है जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम की रद्द होती है, उसमें आता ये वाइबल नहीं, ये वाइबल वाला ये मूल मंत्र हो गया बैंक वाला, तो वाइबल नहीं। ये वाइबल चीज क्या है, तो वाइबल मतलब लाभप्रद, आर्थिक रूप से, तकनीकी रूप से वो जो उद्यम को स्थापित कर रहा है वो चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। आर्थिक रूप से वाइबल का मतलब ये है कि वो ब्याज, बैंक का ब्याज और किस्त चुकाने के बाद में क्या इतना पैसा उससे कमा पाएगा जिससे उसकी रुचि बनी रहे। वैकल्पिक रोजगार होता है, यदि आपका परिवार का खर्चा आपको लगता है कि मुझे 50,000 महीने का चाहिए, अगर उसको बैंक की किस्त और ब्याज भरने के बाद में 50,000 रुपये महीने का नहीं मिला, उसको लगता है कि 50,000 में तो टीचर की नौकरी आ जाएगी, मुझे 60,000 रुपये मिल जाएगा, तो मैं कहीं कंपटीशन दूंगा 50,000 50,000 या प्राइवेट में कहीं भी, मेरी टेक्निकल मेरे पास ग्राउंड है, मेरे पास सर्टिफिकेट है, तो मैं कहीं भी अगर किसी उद्योग फैक्ट्री में काम करूंगा वो मुझे 60-70,000 रुपये दे देगा। और अगर 60-70,000 से महीने का उसका उद्योग में काम आ रहा है, वो उस उद्योग में रुचि नहीं लेगा, वो इसकी तलाश करेगा यार कहीं मुझे नौकरी मिल जाए। अभी जो हाथ खड़े किए नौकरी, तो नौकरी में यह है कि रिस्क नहीं है, जोखिम नहीं है, इसमें जोखिम, उद्यम में जोखिम है, पर इसमें करोड़ों कमाने का भी है। एक आदमी पीएमजीपी का लोन लेके हमसे लिया, 25,000 का पीएमजीपी का लोन लिया, उसके 10 साल बाद में उसने हमसे 60 लाख का लोन लिया, तो वो क्षमता है। 60 लाख रुपए का लोन लिया तो हो सकता है 10 लाख रुपए महीने का कमा रहा,
तो ये क्षमता केवल उद्यम में है, नौकरी में नहीं। नौकरी में है कि आपको 50,000 60,000 तो आपको उसी में सारी गृहस्थी करनी पड़ेगी, आप सपने नहीं देख सकते। आपको अपना परिवार उसी में चलाना पड़ेगा, सब कुछ करना, अपना बच्चों की शादी करना, बच्चों को पढ़ाना, वो 4,500 सीमा होगी आपकी। पर इसमें कोई सीमा नहीं, उद्यम में कोई सीमा नहीं। पर उद्यम में आपका इंटेंशन, आपका अभिप्राय होना चाहिए कि मुझे आगे बढ़ना ही है, इस उद्यम को करना है। दूसरा आपका जो उसको स्टडी होनी चाहिए उसके बारे में, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। दूसरा हम ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट में से पूछते हैं भाई साहब ये आप ये मशीनें कहाँ से खरीद रहे हो, या फिर ये माल बेचोगे कहाँ। 2-4 बार प्रश्न पूछेंगे तो हमें लग जाएगा कि इसने 10,000 रुपये देखे, 5,000 देखे, या किसी DIC से ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मंगाई, इसको कुछ पता नहीं, इसको मतलब ही नहीं है कि मुझे करना क्या है। तो ये आपका बोरोवर अप्रोचल के बाद में जो प्रोजेक्ट में आर्थिक लाभप्रदता भी ये हो गया कि आप इतना कमा पाओगे कि नहीं कमा पाओगे। अगर आप लग रहा कि ये व्यक्ति किस्तें ही नहीं दे पाएगा, इतनी अर्निंग नहीं होगी कि बैंक किस्तें नहीं दे, तो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा है टेक्निकल वाइबल। टेक्निकल का मतलब मैं 2 चीजें आती है, फॉरवर्ड लिंकेज, बैकवर्ड लिंकेज। बैकवर्ड लिंकेज में क्या है, उसका मैं उदाहरण दो बैकवर्ड लिंकेज, जिससे आप समझोगे कि हमने एक मास्टर जी थे, रिटायर हो गए, उनको 30 लाख रुपए मिला रिटायरमेंट में पैसा। उनको लगा यार मैं 20,000, 25,000, 30,000 की नौकरी में पूरी जिंदगी कमा दी, अब मुझे उद्यमी में बनना है। उसने क्रेशर मशीन का बैंक में आवेदन कर दिया, उसको 60 लाख चाहिए, 30 लाख वो लगा रहा था कि उसको रिटायरमेंट में पैसे मिले थे, 30 लाख बैंक से लेना था। बैंक को लगा यार आधा पैसा ये लगा रहा, हम तो मार्जिन मांगते हैं 25%, ये 50% दे रहा, तो इसकी रुचि है। खुद का पैसा वही लगाता है जिसको लगता है कि मैं इस उद्यम में सफलतापूर्वक में आगे बढ़ जाऊंगा। पर हुआ क्या कि उसने जहां पर वो उद्यम स्थापित किया, क्रेशर मशीन लगा रहा था, तो जहां किया वहां से बिजली की जो लाइन थी 3 किलोमीटर दूर थी। बैंक ने पूछा वैसा बिजली का, तो सब मैंने बिजली में लगा दिया भाई, और मेरे है जान पहचान अच्छी, मेरा बिजली का आ जाएगा, हो जाएगा कनेक्शन। बैंक ने फाइनेंस कर दिया, मशीनरी आ गई, मशीनरी लग गई। और जब बिजली में एक्चुअल में जब जाके देखा तो ये को 3 किलोमीटर का जो वहां तक आने की लाइन का और उसकी जो खर्चा सारा वो मना कर दिया उसने बिजली विभाग ने। एक सिंगल लाइन आपके लिए हम नहीं देंगे, यहाँ जो 3 किलोमीटर की जो लाइन का सारे खंभे का और लाइन का खर्चा वो सर आपको देना पड़ता, और उसकी व्यवस्था वो कर नहीं पाया, सारा उधर खप गया पैसा। वो प्रोजेक्ट चलाई, एक भी दिन नहीं चला। तो बैकवर्ड लिंकेज में हम ये देखते हैं कि क्या वहाँ पर अगर बिजली चाहिए, गाँव में वो लगा रहा है, और गांव में क्या रात को बिजली आती है, दिन में बिजली आती है, लेबर लगा लिए उसने, 10 उद्योग खोल दिया, दिन में बिजली आती नहीं है, रात को 2 घंटे आती है, उद्यम चलेगा नहीं, क्योंकि मूलभूत आवश्यकता उसकी बिजली है। तो बैकवर्ड लिंकेज ये है। बैकवर्ड लिंकेज में पानी की चाहिए, जिसको उद्यम में पानी चाहिए, पानी है क्या, या कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल वहां है, वहां से 50-100 किलोमीटर दूर है। कच्चा माल यदि भारी है तो कच्चा माल के आसपास में ही फैक्ट्री लगती है, तो कच्चा माल उसको क्या मिल जाएगा तो कितनी दूरी से उसको यहाँ लाने में खर्चा इतना लग जाएगा कि वो आगे फिर सारी उसकी गणित बिगड़ जाएगी। तो कच्चा माल वहाँ पर उपलब्ध है क्या, या फिर उसको मशीनरी को चलाने के लिए, उस उत्पादन के लिए अगर कोई लेबर चाहिए, उस लेबर की उपलब्धता वहाँ है क्या। अगर आपको जहाँ पर आप लगा रहे हो जो जगह आपको चाहिए, जगह उतनी है क्या कि आप मशीनरी लगा दी और आप जो पक्का माल बनाओगे, कच्चा माल स्टोर करोगे, क्या उतनी जगह उसके पास है क्या। आज की नहीं, आज के 10 साल में 15 साल तक क्या आवश्यकता है, जितना उसके पास जगह है क्या। ये सारी चीजें आपने देख ली। उसके बाद में फॉरवर्ड लिंकेज, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप उत्पादन कर दोगे, आपके पास सारी चीजें, आपने माल बना दिया, ढेर लग गया, पर उसको बेचोगे कहाँ, ये फॉरवर्ड लिंकेज। आगे का आपने हिसाब लगाया कि नहीं लगाया, आपने ढेर तो लगा दी पर बिकाई नहीं माल, या आपने माल बनाया वो इस स्टैंडर्ड का नहीं था कि कोई ले ही नहीं उसको। तो ये आपका बैकग्राउंड जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आप लोग इसकी एक्सरसाइज जितना अच्छा करोगे, आपका उद्यम को स्थापित होने की, बैंक का लोन मिलने की, उसको आगे चलने की संभावना उतनी ज्यादा अच्छी हो। और आपने समझ लो प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा दी उसके साथ बना के, और आपने देखा ही नहीं कि क्या मामला होना क्या नहीं होना, और बैंक से पास करा गया तो एक दिन ये हो गया कि माल पड़ा, सब कोई खरीदने वाला नहीं। शर्मा जी 1 मिनट, शर्मा जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो बैंक की फॉर्मेलिटी लोन लेने में क्या क्या होगी वो बताओ। बैंक की फॉर्मेलिटी में ये यही है कि आपका KYC आपके चाहिए, आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आपका मतदाता पहचान पत्र है, आप कहाँ रहते हैं उसका वाला वो चाहिए, आपकी फोटो चाहिए, आपका
जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आएगी। आप जिस जगह लगा रहे हैं उस जगह के कागजात चाहिए, लैंड जो ज़मीन है जिस ज़मीन पे आप लगाना चाह रहे हो उसके कागजात हमें चाहिए। मशीनरी यदि आप लगा रहे हो तो मशीनरी के कोटेशंस उसके साथ चाहिए, कहाँ से खरीद रहे हो, मशीनरी किस कहाँ ISI मार्का है कि नहीं है, एक निश्चित स्टैंडर्ड की है कि नहीं, आप जहाँ से खरीद रहे हो वो जो डीलर है वो वास्तव में उस मशीनरी को बेचता भी है कि नहीं बेचता है। इतनी फॉर्मेलिटी ही काफी है, इतना चीजें आप दे दोगे तो आगे हम कर लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय। और एक तो मैं आपके लिए सबसे अच्छी जानकारी दे दूं कि इस कार्यशाला के आखिर में अल्पाहार की भी व्यवस्था है। इस पर ताली भी बजाओगे क्या? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग चुपचाप उठ कर जा रहे हैं, तो जाना नहीं है, सभी के लिए अल्पाहार। और अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ शाखा प्रबंधक RFC श्री RN मिश्रा साहब को वित्तीय ऋण की जानकारी देने के लिए। और आदरणीय मंचा सिंह पदाधिकारीगण एवं आने वाले भविष्य में हमारे बड़े उद्योगपति बनेंगे, उनको यहाँ स्वागत करते हैं। मैं राजस्थान वित्त निगम की तरफ से वैसे तो गणेश जी ने, अमित जी ने और DM मिश्रा जी ने सब कुछ सारी बातें जो हैं वो बड़े ही शॉर्ट और स्वीट में आप लोगों को समझा दी है। मैं उसको हमारे राजस्थान वित्त निगम राजस्थान सरकार द्वारा जो ऋण योजनाएं हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा थोड़ा सा। जैसे कि जब आपने एक बार सोचते हैं कि हम उद्योग लगाने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी जो आवश्यकता महसूस होती है वो एक लैंड की आवश्यकता महसूस होती है कि लैंड में जहाँ लगाएंगे उद्योग, तो उसमें रिको हमारा लैंड अलॉटमेंट करता है। हम लोग राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की तरफ से एक योजना है जिसमें हम लैंड के अगेंस्ट भी फाइनेंस करते हैं। लैंड रिको ने आपको अलॉट कर दिया, राजस्थान फाइनेंस निगम उसमें जो है 65% तक जो है लोन दे देता है। और एक और योजना है राजस्थान के युवाओं के लिए, वो राजस्थान युवा उद्यमिता योजना, उसमें राजस्थान सरकार की तरफ से 6.5% की सब्सिडी दी जाती है और वो आपकी लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 5.5% से। तो इस योजना के अलावा मान लीजिए आप कोई सज्जन इस योजना में नहीं कवर हो रहे हैं और उसमें आना चाहते हैं तो उसके बारे में ये जो है योजना है, इसके बारे में आपकी जानकारी आप लोग ले सकते हैं। बाकी जो भी सामान्य जानकारी है वो सारी दे दी गई हैं। बैंकिंग संस्थान और वित्तीय ऋण संस्थाएं जिनको उस पर लोन देती हैं वो सारी जानकारियाँ आप लोगों को दे दी गई हैं। मैं उसमें उसको समराइज करना चाहता हूँ। तो समराइज ये है कि आप लोग KYC डॉक्यूमेंट चाहिए, लैंड डॉक्यूमेंट चाहिए, KYC डॉक्यूमेंट चाहिए, लोन डॉक्यूमेंट चाहिए, लैंड डॉक्यूमेंट चाहिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया और उसके बाद आपकी मशीनों की कोटेशंस चाहिए और उसके बाद आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो आप बैंक को प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी और उसकी मार्केटिंग फिजिबिलिटी, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को देखते हुए बैंक आप लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग आइए, आपका स्वागत है। कोई आप लोगों को दुविधा हो तो आप लोग आइए, संपर्क कीजिए और आपकी सारी दुविधाओं को दूर करिए। धन्यवाद आदरणीय। और अब मेरा निमंत्रण है, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था कि आप क्योंकि युवा शक्ति अभियान में हमने मालिक बनाने का काम किया था और ये कार्यशाला भी आपको मालिक बनाने के लिए है। और अब मैं जिन वक्ता को अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, ये खेती का काम करते हैं और M.Com B.Ed है और सरकारी नौकरी की बहुत तलाश की इन्होंने और अंततः इन्होंने मिनरल इंडस्ट्रीज में काम करना शुरू किया। और आप ताज्जुब करोगे कि इनका आज जो टर्नओवर है वो 3 करोड़ का। एक व्यक्ति जो नौकरी की तलाश कर रहा था उसने इस इंडस्ट्रीज में कदम रखा और उनकी टैगलाइन वही है जो हमारी युवा शक्ति अभियान की थी
कि जो आनंद बिजनेस में है वह किसी के यहाँ नौकरी करने में नहीं। मैं इन्हीं को ही आमंत्रित कर रहा हूँ कि जगमोहन तंवर, ओजस मेटल, MIA अलवर, ये आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच है जो हमारे नए उद्योगी तैयार होते हैं उनके लिए। मंच पर उपस्थित आदरणीय अतिथिगण व आयोजक व मेरे बड़े बुजुर्गों व युवा साथियों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व आपको सादर नमस्कार। मैं जगमोहन तंवर, मेरी कंपनी ओजस मेटल इंडस्ट्री पिछले 10 वर्षों से MIA में स्थित है। मैं भी आप ही की तरह शुरू में बेरोजगार था और मैंने परिश्रम करके ये कंपनी को बनाया। कंपनी को बनाने के लिए पैसे की बहुत ही ज़्यादा जरूरत पड़ती है। हर एक किसी के पास अपना खुद का पैसा नहीं होता है। हमको मेहनत से और विश्वास से काम करने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए हमको लोन लेने के लिए बैंकों के पास जाना पड़ता है। हमें अपने मन में ऐसी इच्छा रखनी चाहिए कि हम बैंकों का लोन का ब्याज भी दे दें और अपने व्यापार को बढ़ा भी दें। आज हमारी कंपनी से 20 से 25 लोगों को रोजगार मिल रहा है और ये हमारी जो कंपनी बैटरी इंडस्ट्री में काम कर रही है। जो हम लैड बनाते हैं उससे नई बैटरी बनाने के काम में आ रहा है। मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रोत्साहन योजना गरीबों और दलितों के लिए आर्थिक विकास के लिए बहुत बड़े सहारे और संजीवनी का काम कर रही है। इसी योजना से प्रेरित होकर मेरी धर्मपत्नी ने भी गृहिणी होते हुए भी व्यापार करने की सोची है। उन्होंने श्री राधा रानी इंडस्ट्री नाम से कंपनी खोलने की प्लानिंग की है और जो उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट 2.5 करोड़ रुपए है। उसमें उस कंपनी के माध्यम से 25 से 30 लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो राजस्थान सरकार की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना है, ये गरीबों, दलितों, आदिवासियों के लिए प्रोत्साहन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी योजना से प्रेरित होकर मेरी घरवाली बहुत ज्यादा इस पर ध्यान दे रही है। कारोबार को बढ़ाने में सरकार की तरफ से जमीन खरीदने में स्टाम्प ड्यूटी पे 100% की छूट मिली है और मेरे इस प्रोजेक्ट पे 25 लाख रुपए अनुदान राशि के रूप में मिलेंगे और पूरे प्रोजेक्ट पे के लोन पे जो में ब्याज है उसमें 7% की छूट मिलेगी। मैं अतः अभी सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आप बहुत ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ उठाएं और अपना आर्थिक विकास करें और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें और बाबा साहब के सपने को पूरा करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता। यहाँ पर मैं एक करेक्शन करूंगा कि एक चीज में आपको गलत होता गया। जगमोहन जी रिक्शे पर कबाड़ी का काम करते थे और इन्होंने आज इनका टर्नओवर 15 करोड़ का, हाँ, और नई 25 करोड़ 50 करोड़। बताओ, रिक्शे पर कबाड़ी का काम करने वाला व्यक्ति आज इतनी बड़ी हस्ती है। तो आप मोटिवेशन ले सकते हैं। और पहले जो मैंने आपको जानकारी दी थी वो सीताराम जी के बारे में थी, जो आरती मिनरल्स में काम बढ़ा रहे हैं आगे। मैं अब इन्हीं को ही आमंत्रित कर रहा हूँ। सीताराम जी, मीणा, सीताराम जी। ये खेती का काम करते थे, MA BEd थे। मिल्लर इंडस्ट्रीज ने 3 करोड़ का इन्होंने टर्नओवर है। मंच पर उपस्थित अतिथिगण और आए पधारे हुए सभी साथीगण, मेरा नाम सीताराम मीणा है और मैं आरती मिनरल में काम करता हूँ। मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तलाश में खूब भटका था। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं ले पाया, फिर मैंने ऐसा सोचा व्यापार करें। फिर मैं मेरे पेड़े के साथ माइंस का काम करता हूँ। तो मेरी पेड़े की माइंस का टर्नओवर 3 करोड़ रुपए सालाना है और अब हम आरती मिनरल के नाम से एक फैक्ट्री ली है। उसमें मैंने ये अंबेडकर योजना में एप्लीकेशन लगवाई है। इसमें मेरे को 2.25 करोड़ रुपए का लोन पास हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। दरअसल आप काम इतना बड़ा कर रहे हैं, लेकिन उद्बोधन आपने बहुत छोटा सा किया, लेकिन आपके लिए शुभकामनाएं।
और अब मैं जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करूंगा आज के हमारे कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री उमेदीलाल मीणा साहब, सीनियर IAS, भूप्रबंध अधिकारी, सह राजस्व अपील अधिकारी। आप ऐसे अधिकारी हैं अलवर के बड़ी बड़ी पोस्टों पर आप रहे और हर पोस्ट पर आपने जिस तरह से काम किया वो एक आदर्श है। आज का जो जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित और पिछड़े लोगों के विकास के संबंध में इंडस्ट्री लगाने से संबंधित योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिरकत कर रहे सम्मानित मंच सभी आशा के बीच जिनसे हम अपेक्षा करते हैं, जिनसे सरकार अपेक्षा करती है, जिनसे ये मंच अपेक्षा करता है, भावी उद्योगपति, पत्रकार बंधु, आप सबका मेरी तरफ से बतौर चीफ गेस्ट हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। योजना के बारे में आपका एक बहुत ही सुंदर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए मैं महाप्रबंधक महोदय श्री मेघराज मीणा जी और इनकी टीम को बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। इनके द्वारा बहुत मेहनत से गेस्ट फैकल्टी का सिलेक्शन किया गया, जिन्होंने आपको योजना के बारे में, आपके पड़ोसियों के और अलवर जिले सहित राजस्थान के विकास के बारे में, आपकी जो कार्य योजना कैसे बनेगी उसके बारे में अपने अपने स्तर से आपको जानकारी प्रदान की। इसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। राजस्थान सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के पथ पर काम करते हुए आप सबके विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं बना रही है। उनमें से ये भी एक बहुत ही आकर्षक योजना है। इस योजना का आप लाभ उठाएं, इसलिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा है। इस योजना के बारे में आप यहाँ प्रशिक्षित होकर जाएं, आपके आस पड़ोस में जाकर इसके बारे में बताएं, लोगों को प्रेरित करें। आपके सामने यहाँ पर जगमोहन जी और सीताराम जी यहाँ पर आए। इन्होंने अपनी सक्सेस स्टोरी, सफलता की कहानी आपको बताई कि उनके पास जॉब नहीं था, सरकारी जॉब की ट्राई की, मिला नहीं, अपना धंधा शुरू किया और आज एक बहुत ही अच्छा मुकाम उन्होंने सेट किया। उन सब के लिए, इन दोनों भाइयों के लिए भी मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब मंचासीन अधिकारीगण, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, राज्य सरकार के सचिवालय और बड़े स्तर पर बैठे हुए अधिकारीगण, हम सबकी ड्यूटी है कि हम राज्य सरकार की योजनाओं को बहुत अच्छे से आपके लिए लागू करें।
अलग अलग क्षेत्र होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। मैं आज किसी विभाग में हूं, मैं उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार हूं, बट मैं परमानेंट नहीं हूं। मैं आपके लिए हूं, ये शाश्वत सत्य है। मेरा बनाया हुआ कानून, मेरा परसेप्शन, मेरी मान्यताएं परमानेंट नहीं है, ये भी शाश्वत सत्य है। आदमी को आगे बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। आदमी को आगे बढ़ने के लिए विभिन्न फॉर्मों पर या मंचों पर आपका जो प्लान है उसके मुताबिक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जैसा कि मनीष जी ने बताया, जैसा गणेश जी ने बताया, आपको आपकी कार्य योजना और उसके संबंध में आपको काफी एक तरीके का सोच, एक तरीके की जानकारी जुटानी चाहिए कि आप क्या करेंगे, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट होगा और कितना पूंजीगत निवेश कैसे कर पाएंगे, आपके पास कितना अंशदान की पूंजी है, जो आपकी उसकी एक सर्टेन पूंजी आपको लगानी होती है। इसके अलावा कितना आपको विभिन्न वित्तीय संस्थान, जिनमें बैंक और आरएफसी और भी कई प्राइवेट सेक्टर की संस्थाएं कार्यरत हैं, उनसे आप कितने पूंजी जुटा पाएंगे, ये आपको असेस करना है। आपने जो लिया एडवांस, उसको आपको रीपे भी करना है। ये बात सही बात है, आप रीपे करेंगे, आपकी पर्सनल क्रेडिट स्कोर अच्छी बनेगी। लेकिन आप कहीं रीपे के डर से कोई योजना ही नहीं बनाए, कोई उद्योग ही नहीं लगाए। ये हमारा आज यहाँ कलेक्ट होने का, आज एकत्रित होने का, प्रशिक्षण देने और प्रशिक्षण लेने का उद्देश्य नहीं है। आपको जागना होगा, आपको विवेकानंद को याद करना होगा, आपको खुद पर भरोसा करना होगा। आप शख्सियत है जिन्होंने जीरो से चल के टॉप पर पहुंचे, उनकी तरफ उनसे सीखते हुए आशावादी दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। आपको आगे आना ही है, ये आपको मन बनाना है। क्योंकि अब आप देखिए, आप सब इतने लोग बैठे हैं, उनमें से 2 आदमी जिन्होंने अपना धंधा स्टार्ट किया है, कितना परसेंटेज है? नथिंग, नहीं के बराबर। आप इस बात पर सोचिए, हमारे जो समाज है उसमें बहुत सारे, जैसे अभी मनीष जी ने कहा कि हम सोचते हैं कि 1 रुपया लगाएंगे तो हम ये सोचते हैं कि 2 रुपया उसमें आएगा कि नहीं। कॉमर्स एटीट्यूड आपको डेवलप है। आप ये मत सोचिए कि कहीं पता नहीं मैं बिल्कुल इसकी डूब जाऊं, ऐसा नहीं होता। कुछ केसेस में जो सक्सेस स्टोरी आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि सारे इंडस्ट्री जिन्होंने इंडस्ट्री लगाई और 100% डूब गए, ऐसा आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो इसलिए आप हिम्मत करिए, जो भी बाधाएं आएंगी वो आप आगे चलेंगे तो उनका समाधान भी आपके सामने आएगा। या तो आप खुद समाधान निकाल लेंगे, या हमारे जैसे या सरकार ने जो अपॉइंट कर रखी है ऑथोरिटी, वो सब आपको समाधान सुझाएंगे। तो हम मेरी आपसे अपेक्षा है, आज के प्रशिक्षण की अपेक्षा है, राजस्थान सरकार की अपेक्षा है, आपके परिवार की आपसे अपेक्षा है कि आप इंडस्ट्रियलिस्ट जरूर बने, अपना वर्क प्लान बनाएं, डरे नहीं, डर को निकालिए। क्योंकि आप जब भी आपका बनाएंगे वर्क प्लान, आपका जो स्कीम बनाएंगे, स्कीम बनाने के लिए भी लोग नहीं बैठे हैं। वो स्कीम बनाते हैं, उसमें आपको असिस्टेंस देते हैं कुछ फीस लेकर, लेकिन वो प्लान जो बनाएंगे वो बिल्कुल जो संस्था है उनके जो पैरामीटर्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। मनीष जी बहुत अच्छे से इसे जानते हैं, गणेश जी हमारे बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर हैं। इस तरह से आप हार्ड वर्क कीजिए। इन्होंने एक चीज स्टडी की, आपके सामने शेयर किया, आपको काफी कुछ ज्ञान देने की कोशिश की। तो अपने ये इनसे कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि आप करेंगे तो आपको जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही मिलने वाला है, गलत कुछ भी नहीं होगा। बी पॉजिटिव। तो मैं आपसे
पुणे मंच को और उद्योग विभाग में मीना जी को धन्यवाद देते हुए आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं कामना करूंगा कि आप में से अगली बार हम इस तरह की वर्कशॉप करें उसमें 2 नहीं कम से कम 50 सफलतम हो मतलब इंडस्ट्रियलिस्ट बने। और मनीष जी की जैसी इच्छा थी, इनका जैसा आइडिया था कि अलवर की इंडस्ट्री में आपके नाम के साथ साथ और ग्रोथ हो, अलवर के साथ साथ हम राजस्थान को भी आगे बढ़ाएं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मुझे चीफ गेस्ट बनाया है, इसके लिए उद्योग विभाग के जो महाप्रबंधक जी हैं उनका आभार। और आप सब इससे लाभ लेते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, मेरी आपसे अपेक्षा और आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। मैं एक बार आपको मोबाइल में टाइम चेक कराना चाहता हूँ, टाइम क्या हुआ 31। और हमारे जो जिंदगी में कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बना लेने चाहिए जिसमें अगर आप चलने का प्रयास करेंगे तो ईश्वर भी आपकी मदद करेगा। ये उदाहरण मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के लिए दे रहा हूँ। आज की वर्कशॉप का टाइम था 11 साढ़े 11 बजे करीब। सर बिल्कुल सही टाइम पर आकर के विराज गए और अब सर के उद्बोधन का जो समय शुरू हो रहा था वो 1:20 पे था और 1:20 पे सर आ गए और 1:30 पे इसको क्लोज कर दिया। तो अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बनाएं ताकि वो औरों को भी मोटिवेट करे और ईश्वर फिर आपको उन लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करेगा। बीच में हम ओवर कैरी कर रहे थे प्रोग्राम को, लेकिन ईश्वर ने मदद की कि टाइम पर ही प्रोग्राम हमारा क्लोज हो रहा है। और अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ जिला उद्योग अधिकारी श्री मनीष कुमार जी गर्ग साहब, सफल आयोजन के लिए। और जलपान की व्यवस्था आपकी पीछे की तरफ है, यहीं पर। गुड आफ्टरनून टू ऑल। सम्मानीय अतिथिगण, कार्यशाला में सक्रिय भागीदारी कर रहे सभी आगंतुक एवं भावी उद्यमी, मीडिया से पधारे पत्रकार बंधु एवं कार्यालय के सभी साथीगण, होटल आयोजनकर्ता और अन्य स्टेट होल्डर्स जिनकी कार्यक्रम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भूमिका रही है, उन्हें मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और तथा आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपनी कीमती समय निकालकर कार्यशाला में भागीदारी की। अब मैं ऐसा समझता हूं कि निश्चय ही कार्यशाला का लाभ आप लेंगे और अपना उद्यम स्थापित करेंगे। मैं विभाग की ओर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि उद्यम स्थापित में पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा। और अंत में मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप अलवार के लिए पधारें। और मैं साथ में हमारे कार्यक्रम के अतिथि दिनेश जी को एक मोमेंटो भेंट करना चाहता हूँ। सर आए और उनको मोमेंटो प्रदान करें।